All right. Yes. So, okay. So, couple of questions already have come. Let me. What was the highest score in this mock? Okay, Sagar, I'm just showing you. Just hang on. And I think Dora was some previous AMCAT. Yes. देखिए, टाइम जो एक इंस्टीट्यूट है, इसके जो मॉक्स होते हैं, नाउ देयर सम गुड न्यूज दिस ईयर एटलीस्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर के मॉक्स देखेंगे तो देवर ऑलमोस्ट they used to get the questions and RCs from the mocks which happened 3 years earlier. इनका क्या है, देखो, एक इनका साइकिल है कि हर 3 साल में ये रिसाइकिल करते हैं चीजें. तो whether it is a handout or it is their study material or their questions or whatever it is, they never used to do that in mocks at least till last year. But this last year onwards, they felt I don't know, मतलब इतने lazy, or I mean this is pure cheating. In fact, I would say that they are doing, that they are recirculating the mocks also. At least IMS और CL ये नहीं कर रहे थे. They used to at least, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, बट वो एटलीस्ट फ्रेश क्वेश्चन लेके आते थे. बट ये लोग कर रहे थे. अब इस बार इन्होंने क्या किया है, व्हाट आई एम सीइंग द पैटर्न इज कि अब ये मिक्स कर रहे हैं. जैसे इस बार एक पैसेज, इनफैक्ट 2 पैसेजेस, एक वो ईओ विल्सन वाला भी कभी आया हुआ है बहुत पहले, वो मुझे मिला नहीं, बट डोरा वाला तो आया हुआ है. और एक दो जो क्रॉमवेल और एक दो जो पैराजम्बल्स है वो भी आए हुए हैं. ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन से कि एटलीस्ट थोड़ा सुधर गए. ओके, बट एनीवे, तो ठीक है, इट डजंट रियली मैटर, जो भी है हमें तो उसको एज अ फ्रेश वो करना है. So let me take you down to the the performances in this. This was slightly easier than the last couple of mocks, as is evidenced by this chart here. ठीक है, तो ये चार्ट है. ओके, जिसमें और इसमें देने वाले यहाँ पे नहीं आया है, 10,600 लोग थे. ओके, सो ऑलमोस्ट 10,600 या 500 रफली ले लो, इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. लास्ट टाइम तक 9,000 9,500 लोग दे रहे थे, तो थोड़ा सा बड़े हैं इस बार. कट ऑफ मार्क्स अगर देखेंगे तो वर्बल में 23 है. ठीक है, so this is the 85 percentile here. And if you look at one, so we don't have to look at these 10 because ये fixed होते हैं, क्या होते हैं मुझे नहीं पता. So these are not the real reflections. So we need to discount these 10-20 तक जो होते हैं. और रियल, फिर रियलिटी जब आती जब लोग बंच करने लगते हैं, ओके, जो एक बहुत ज्यादा गैप है, तो that means there is some bit of a outlier there for some reason or the other. So we should ignore that. So for all practical purposes, we can say that देखो 48, 49, 50 is the score here which would have been the highest here, okay, genuinely. और उस हिसाब से आप बाकी देखेंगे तो जैसे अब कुछ लोगों ने अगर यहाँ पे अगर हम 10,500 लेते हैं तो जो टॉप 100 हैं, दिस वुड फॉल इन 99.99 परसेंटाइल, राइट. दे वुड फॉल इन 99 परसेंटाइल. उसके बाद जो आएंगे 200 तक करीब लोग जो रहेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 200 तक, तो ये 98 परसेंटाइल तक रहेगा. ठीक है ना. उसके बाद में 300 तक 97 रफली, देयर अबाउट्स. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर. तो अगर आप 97-35 है तो यू आर एट अराउंड 97 परसेंटाइल. थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये 10,500-600 है, तो मैंने 10,000 मान के कर रहा हूँ मैं. सो दिस इज वेयर थिंग्स स्टैंड. तो इफ यू लुक एट द लास्ट टाइम, द स्क्रीन इज नॉट विजिबल कह रहे हैं. इज इट ट्रू फॉर एवरीबडी? No, sir. Visible है. Okay, so Pranjal, I think there must be something wrong at your end. Okay, तो स्क्रीन तो विजिबल है. ठीक है ना. कोई और तो नहीं जिसको नहीं दिख रही स्क्रीन? ठीक है, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, but I think it's my internet. आवाज क्लियर नहीं आ रही. बाकी लोग, कैन एनीबडी कंफर्म वेदर वॉइस इज ओके और नॉट? क्लियर आ रही है सर. सब ओके है सर. सब ओके है भाई. ठीक है, तो आई थिंक द इशू इज एट योर एंड. तो ओके, तो आगे चलते हैं हम. यहाँ पे हमने देखा कि जैसे लास्ट ईयर, अगर आप लास्ट वाली मॉक देखेंगे तो उसमें कट ऑफ भी कम था, और जो 39 पे ही उस टाइम पे शायद 99 परसेंटाइल बन गया था. तो थोड़ा सा इस बार ईजियर है कंपेयर टू लास्ट कपल ऑफ मॉक्स. ओके, तो व्हाट इज योर व्यू? ओके, दिस वाज माय व्यू. दिस इज हाउ थिंग्स पैंड आउट. इसमें आपको अगर और कुछ देखना है तो अगर आप 90 परसेंटाइल देखेंगे तो आपको यहाँ पे 90 परसेंटाइल मिल जाएगा 27 मार्क्स के ऊपर. तो जिसके 27 हैं, they can take it that there are around 90 percentiles plus minus थोड़ा बहुत. And then as 23 पे 85 परसेंटाइलर, तो यहाँ पे 1500, 1600, 1600 में अगर आप हैं तो आप 85 परसेंटाइलर हो. ठीक है, दिस इज हाउ things look in this mock. So any questions on this or any views or thoughts on this? जो मैंने कहा कि भाई this was a slightly easier mock compared to the last couple of mocks. Do you vouch for it or do you think no,
सर आरसी मुझे तो आसान लगे थे, बाकी हाँ ये कुछ कुछ टफ लगे। अच्छा चलो मेरे को उल्टा हुआ था, मेरे को VA आसान लगी थी, RC टफ लगे थे। Yes, sir. VA was comparatively easy. ओके ओके चलो ठीक है। तो नाउ लेट्स आई थिंक पहले ये तो हमारा एटलीस्ट दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड कि क्या हमारे मार्क्स थे उसका vis-a-vis क्या परसेंटाइल रहा, ठीक है। नाउ वील टेक अ लुक एट यू नो these RCs. So I'll tell you my order, the way in which I tackled it and the way in which most of you should have tackled, okay, in order to optimize your performance here. जिस तरीके से आपको करना चाहिए था मैं बता दूं, क्योंकि वो मतलब इट्स लिटिल अनएम्बिगुअस दिस टाइम, ओके। जैसे अब ये वाला पैसेज है, यूएस इज वन ऑफ द फ्यू नेशंस ऑन अर्थ वेयर प्राइवेट फॉर प्रॉफिट बिजनेस formation is seen as a quasi heroic act, resulting entrepreneurial culture has captured the world's imagination and blah blah blah, yet now it is clearly faltering. So हमें इन दो सेंटेंसेस, एक की दो सेंटेंसेस में इसका आइडिया लग जाता है इमीडिएटली कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, कि जो बिजनेस फॉर्मेशन होती है अमेरिका में और जो वहाँ पे उनके लिए जो कितना इंपॉर्टेंट है उनके कल्चर के लिए, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर के लिए, वो अब फॉल्टर हो रहा है, ठीक है। एंड देन ही गोज ऑन टू डिस्कस हाउ न्यू बिजनेसेस आर गेटिंग लेस रजिस्टर्ड. I mean the number of new businesses getting registered is has started degrowing, and also similarly the number of businesses winding up has started increasing. So अगर net new businesses formed were 100, then the net new businesses formed are reducing. Okay, this is what he's saying. तो ये मुझे पढ़ के लगता है ये तो बहुत अच्छा, मतलब I would jump at it actually. I would simply jump at such passages. So I would keep it among the top 1 or 2 बिना कुछ देखे भी, क्योंकि this hits a sweet spot straight away. Then we go to the second one. It is a general weakness of men dealing with reason and delivering idea that they are able to convince themselves that their word represent the break from the past and new beginnings, history malleable. देखो अब ये देखो यहाँ हिस्ट्री, कल्चर, रीजन, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ओके, नाउ दिस इंडिकेट दैट दिस इज लिटिल बिट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। वी हैव ग्रेट डीलिंग विद फिलोसफी इन द कॉन्टेक्स्ट लाइव एंड सेपरेट. तो ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ने से मुझे समझ में आ गया कि सी नाउ आई एम नॉट लेबलिंग इट एज डिफिकल्ट, ओके, सो डोंट गेट मी रॉन्ग. मैं इसको डिफिकल्ट लेबल नहीं कर रहा हूँ अभी से प्राइमरी फेसी. ऑल आई एम सेइंग इज दैट इन माय ऑर्डर ऑफ थिंग्स इट वुड गो इन द बैकयार्ड, ओके. मतलब मैं फ्रंट से स्टार्ट करूंगा, तो फ्रंट जैसे मैंने आपको बोला कि पहले मैं अपना जो बल्लेबाज उतारूंगा वो नंबर 1 उतारूंगा, ये पीछे आएगा कहीं पे, ये टेल एंडर है, ठीक है. तो अभी इतना ही है शुरू में. इसके बाद में ईओ विल्सन पे चले जाते हैं, फादर ऑफ बायोडिवर्सिटी, डिक्लेयरिंग बायोडिवर्सिटी एज एन असेंबलेज फोल्डेड जीन्स बायोडिवर्सिटी, ठीक है. तो ये स्पीशीज और बायोडिवर्सिटी और एवोल्यूशन और इन सबसे रिलेटेड बात कर रहा है. तो ओके, दिस वुड नॉट बी, इफ नॉट द ओपनर, इफ नॉट द टेल एंडर, ही विल बी द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ऐसा मैं इसको लेबल करता हूँ, ठीक है. एंड देन आई गो टू द लास्ट वन एंड से डोरा द एक्सप्लोरर. तो ऑब्वियसली एक तो ये छोटा है, ठीक है, प्लस ओके यू कैन से दैट बायस कम्स इन, ये डोरा हमने किया हुआ है, तो आई नो दैट इट्स ए इजी पैसेज, तो इसको मैं नंबर 2 पे रख दूंगा, ठीक है. तो I mean, I would also expect the same thing to be done by whoever has not seen this passage. Dora the Explorer is one of the most recognized Latinx characters. She debuted this week. So ये concrete है. This is something. See, as we keep talking about two things: concrete and abstract. Concrete means something that makes sense to you, something for which a framework is there existing in your mind, something that you can relate what you are reading to. And abstract is something for which you have to struggle to make sense of. तो ये दो अगर आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन रखेंगे तो ऑब्वियसली जो मेरा अटेम्प्ट होगा वो कंक्रीट वालों को मैं पहले करूँ, ठीक है. एंड देन एब्स्ट्रैक्ट वालों को मैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये डिफिकल्ट और इजी अभी लेबल नहीं कर रहा हूँ, बट इनको बाद में करूँ, ऐसा मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होता है, ठीक है. किसी का और दूसरा हो सकता है, बट तो इसके तहत मैंने पहले देखा, फिर उसके बाद में 4 पे जाऊंगा मैं, फिर 3 पे जाऊंगा और फिर 2 पे जाऊंगा. दिस इज हाउ आई विल गो अबाउट. ओके, दिस वाज माय मेंटल ऑर्डर which was decided within the 1.5 minutes of starting a mock. Okay, starting a mock in the sense that I always choose VA first and then I go to RCs, ठीक है. तो पहले तो मैं VA करता हूँ, ये मेरा एक स्टैंडर्ड है, मतलब इसको मैं अब फेरबदल नहीं करता हूँ, ठीक है. आई स्ट्रेट अवे गो टू VA in any mock, any test, एक्चुअल टेस्ट कुछ भी हो, सीधे आई गो टू VA. तो जब RC पे आता हूँ तो फिर मेरा ये ऑर्डर, लेकिन कई लोग RC पहले करते हैं, इसके लिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ. तो इसलिए इसमें जो एक ऑर्डर है वो 1-4-3-2 मैंने सेट किया है. नाउ आई हैव सीन दैट इन बिकॉज सी दिस टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन फ्रॉम द लास्ट टाइम सिंस आई हैव बीन गिविंग मॉक इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म्स, सो आई हैव ऑल योर रिस्पॉन्सेज, सो आई नो हु विच ऑफ यू हैज चोजन विच पैसेजेस. अब पहले क्या होता था कि पहले ये विजिबिलिटी सिर्फ उन लोगों तक होती थी जो मेरे से डिस्कस करते थे, ओके. सो आउट ऑफ सो मेनी ऑफ यू,
some used to discuss, so I know that okay आपने ये पैसेज पहले किया बाद में ये किया है. अब तो क्या है कि I got that the dashboard in front of me that gives me a clear look at किसने कौन सा पैसेज किया है. तो I can tell you that कई लोगों ने इसमें, और particularly जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, so one common thread that I've seen is that you have picked up the wrong passage. Okay, you have picked up the wrong passage. Okay, now there's a question that is coming is how much time do you spend on VA, right? तो मेरा देखिए VA का बहुत क्लियर है, मैं 12 से 13 मिनट से ज्यादा नहीं लगाता. Okay, this is my standard time frame. इसमें जितने हो जाते हैं उतने कर लिए, और नहीं हुए तो कोई बात नहीं. But then I generally I am able to finish all the 8 within 12 to 13 minutes. बारिंग की कोई बहुत एक्सेप्शनली टफ अगर आ गया तो ठीक है, उसमें से गलत ऐसा है, तो ये नहीं है कि उसमें 8 के 8 सही हो जाते हैं. ठीक है, 1-2 गलत होते हैं, 2-3 भी गलत हो चुके हैं. ठीक है, कैट में 3 गलत हुए थे एक बार, 2 हुए थे गलत. तो ऐसा नहीं है कि 8 में से 8 सही हो जाते हैं. बट हाँ, आई एम एबल टू फिनिश in 12 to 13 minutes because I don't assign more than 12 to 13 because obviously my intention is to do all the 4 RCs, but depending upon their level. Okay, तो अगर जैसे 2 RC कर ली, ठीक है, 2 RC तो हो गई समझो 16 मिनट में. ठीक है, 16 मिनट में अगर 2 RC हो गई, then I look at the third one, and if it turns out to be a little challenging, then I reduce my ambition level. But if the third one also turns out to be easier, then I try to do all 4. उसमें से ठीक है 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो नहीं. I mean that's personally my approach. I am not suggesting that you do that. आप लोगों को जो है, जिन लोगों के देखो मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, उनको अभी पहले तो 2 करके 2 पक्का करना चाहिए कि 2 RC हो जाएं और 7 से 8 7 क्वेश्चन भी VA के हो जाए. देखिए, आपको जब आप कम क्वेश्चन कर रहे हो ना, 15 क्वेश्चन लेसे अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको फिर 75% एक्यूरेसी या 85% 80% 75% एक्यूरेसी को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास में फिर स्कोप नहीं है कि आप इसमें ज्यादा गड़बड़ कर दो. ठीक है, तो ये भी नहीं है कि हम जबरदस्ती में ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, 18 कर दिए और उसमें से 8 गलत हो गए, तो फिर वो बैकफायर. उसकी वजह तो 15 करके अगर 10 करेक्ट किए और 5 गलत किए तो ज्यादा बेटर है रादर देन डूइंग 18 एंड मेकिंग 8 मिस्टेक्स. तो आपको बेसिकली क्या है कि पैसेज के ऊपर देखना है कि एक पैसेज में आपको कितना टाइम लग रहा है. 2 तक आपने कर लिए तो कितना लग रहा है कंफर्टेबली, मतलब उसमें जबरदस्ती की जल्दीबाजी नहीं करनी. ठीक है, यू हैव टू डू इट एट योर पेस where you feel reasonably confident in marking answers. हमें देखो एक स्किल डेवलप करने की बहुत जरूरत है कि हम जब आंसर मार्क करें तो उसको होप में ना मार्क करें. एटलीस्ट 3 out of 4 क्वेश्चंस वी मार्क विद कन्विक्शन कि यार ये बिल्कुल मतलब जो है ना ये होना ही चाहिए, एंड यू हैव सॉलिड जस्टिफिकेशन ऑफ रिजेक्टिंग ऑल द अदर्स, बिकॉज मोस्ट टाइम्स वी मार्क इन सम एंटिसिपेशन और सम होप कि लग रहा है शायद ये हो ही जाएगा, चलो लगा देते हैं. ठीक है, तो वो थोड़ा सा होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी. ओके, सो आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन. एनीथिंग एल्स इन दिस व्हिच यू हाँ बोलो. सर आपने थर्ड को बाद में क्यों रखा था, थर्ड आरसी को? मतलब देखो उसमें क्या है, ये स्पीशीज की बातें हो रही ना, ईओ विल्सन की जो स्पीशीज की बातें हैं, तो मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि इसमें थोड़े ज्यादा डिटेल होंगे. इसके जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें थोड़ा ज्यादा मुझे टाइम लगेगा. ओके, इसलिए मतलब कंपेयर टू जैसे ये वाला है, ठीक है, ये जैसे मैं आपको पहला वाला बताता हूँ, इस तरीके हम आर्टिकल्स दिन में 36 पढ़ते हैं. मतलब आई मीन एटलीस्ट वी शुड बी very comfortable reading this kind of articles, because whatever is there we already know. I mean, know in the sense, ठीक है, we will not be knowing the exact conclusions what he is trying to lay it out here, but at least we know whatever is there it makes immediate sense to us. तो इसमें वो क्या क्वेश्चन पूछ लेगा. यस, इसमें भी किया है इसने एक बहुत बड़ी बदमाशी की है इसमें पहले क्वेश्चन में, जो कि मैं आपको बताऊंगा. एंड एज पर मी दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू, एंड इट्स इलॉजिकल. ठीक है, तो let me go there. Since I have spoken about it, let me say that this is a useless question in the sense of these 2 options. Okay, matlab this is not really because many people would have marked B here. हाँ सर वही Right? confusion था. And Yes, sir. अगर से that the answer is road to the loss. मतलब यार जिसने ये क्वेश्चन बनाया ना, मेरे को उसकी ऑनेस्टली उसकी वर्बल एबिलिटी और उसकी जो एक सेंस है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा शक है. मतलब इफ दैट फेलो कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल सिंपली आई मीन एक उसको I don't know what I'll do with him, but this is ridiculous actually. This is bordering on absurdity. A suitable title for the passage would be the loss of entrepreneurial edge and the road to loss of. अरे यार इसमें क्या फर्क है भाई, road to और road to, मतलब loss में क्या सब कुछ नहीं आ गया. Loss, when you say loss of entrepreneurial edge in America, that gives the conclusions also, that gives the reasons for it also, why it is happening, what is the repercussion of it, ये सब कुछ देता है, इसमें सब कवर हो गया. तो why the hell is he giving this kind of option, the road to the loss?
तो दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, ठीक है। मतलब ये जो है ना, इस तरह की हरकतें करके ही ये लोग, आई मीन दे थिंक दैट दे आर स्मार्टर देन द अदर्स। ओके, सो whoever is, you know, is a time, जो टाइम वाइम जाते भी हैं, और whoever they talk to their faculty, they can tell them very openly that this is the most absurd thing that we have seen, the loss to entrepreneurial edge and the road to loss. ठीक है, अब इसमें fine, some people have marked D, some people have marked B, but the point here is कि ये एक, I mean, this is not a, this is not, these are not the options which deserve to be here. ठीक है, आप इसकी जगह कुछ और लिख देते ना, आपको अगर इसको डिफिकल्ट बनाना था तो try to make the options little more challenging rather than, you know, simply pulling this fast one, the loss to the entrepreneurial edge and road to the loss. Okay, this is my view. Anybody else has any view on this? Sir, I was equally confused between B and D, and the reason I didn't mark B because the road would mean it's going back in the past. But I don't think that was the case, that he was backtracking how the नहीं, entrepreneurial edge. road to मतलब क्या होता है कि किस तरीके से road to the loss means कि the you know, the reasons you can say, and the way it has happened. Okay, Okay. Sagar has got a point, and Nandini, go ahead. सर जैसे आपने पहले बताया था कि जब ऑप्शंस ज़्यादा ही स्पेसिफिक हो जाते तो उसको यूजुअली नहीं होता वो आंसर, तो सर उस हिसाब से मैंने बी मार्क किया था। बट B for Bombay. हाँ सर, पैसेज में भी रीजंस के अलावा भी और भी चीज़ें थी, मतलब सर स्पेसिफिकली वो नहीं था, इसलिए बी मार्क Correct. नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही किया था, क्योंकि मैंने भी वही किया था, मैंने भी B ही मार्क किया। Okay, I didn't mark D because as per me that is wrong here. Nandini, what's your view? Sir, I thought that because B and D are so similar, तो मतलब दोनों में से एक तो हो नहीं सकता. So I thought it won't be Oh. either. So I marked third. But Oh. it was No, pretty but confusing. but- नहीं, थर्ड तो यार देखो, थर्ड तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ना। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म एंड कॉन्ग्लोमरेशन, दिस इज अ वेरी वेरी ब्रॉड एरिया। ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट वेरी स्पेसिफिक थिंग व्हिच इज दैट व्हाई द नंबर ऑफ बिजनेसेस आर रिड्यूसिंग। ओके, और उसने उसका जो बताया है कि the reason is mergers and acquisitions, and bigger companies acquiring smaller companies not having the wherewithal to fight with the bigger companies, and blah blah blah, right? तो इसलिए चलो ठीक है, आई मीन दैट्स अनदर व्यू। मानव का कुछ व्यू है, बोलिए। Maybe sir, B उन्होंने इसलिए नहीं किया होगा because they are trying to suggest कि अभी पूरा लॉस हुआ नहीं है, अभी रोड टू लॉस मतलब अभी लॉस होना शुरू नो नो, हुआ है. एक मिनट देखो, रोड टू लॉस मतलब क्या है? दिस ऑल्सो मीन्स दैट इट इज इक्वली कंप्लीट। सी वॉट एवर दिस मीन्स, ओके, दिस ऑल्सो इज देयर। बिगिनिंग थोड़ी लिखा हुआ है, द रोड टू द बिगिनिंग ऑफ द लॉस, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। सी ये मतलब ये लॉजिक नहीं चलेगा यहाँ पे कि ये लॉस ऑफ मतलब पूरा लॉस नहीं हुआ है, ऐसा थोड़ी है। यस सर, मेरा भी सेम थॉट था। या तो ऐसा लिखता कि एंटरप्रेन्योरियल एज इन अमेरिका रिड्यूसिंग, राइट, या कंपैरेटिव रिडक्शन इन दी एंटरप्रेन्योरियल एज, तो ठीक है, बात समझ में आती है। बट लॉस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एज एंड दिस, तो इधर, सो एनीवे, मतलब मेरे हिसाब से इसमें यस, ए एंड सी कैन बी रूल्ड आउट, ओके, बट बी एंड डी में जिसमें मेरे हिसाब से दोनों ठीक है। अगर किसी ने डी भी लगाया तो ठीक है, कोई गलत नहीं किया आपने, और आपने बी भी लगाया तो गलत नहीं किया मेरे हिसाब से। आई व्यू। हाँ बोलिए मामा। सर मैंने ये सोचा था कि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था बी और डी में, बट मैंने डी मार्क करा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑथर का जो फिर वो थर्ड पैरा में दिया हुआ था ना कि रीजंस ऑथर बता रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि ज्यादा स्ट्रेस करने की उस पर कोशिश कर रहा है वो कुछ से अलाउ मी वाले पैराग्राफ में। ठीक है, देखो वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें ये भी तो लिखा हुआ है, सी यहाँ से यहाँ तक तो इसने बताया कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। देन वाई हाउ इट इज अफेक्टिंग, हाउ दिस कंसोलिडेशन इज इम्पैक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, वो भी तो डिस्कस किया है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और क्या होने वाला है वो सब भी तो बताया। हाँ सर, मतलब बहुत कन्विक्शन से रूल आउट नहीं करा था, बट ठीक है, देखो जिन्होंने, सी आई एम नॉट सेइंग दैट डी इज रॉन्ग, ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट डी इज रॉन्ग, ओके, ऑल आई एम सेइंग इज दैट ए इज इक्वली राइट, आई मीन दिस बी इज इक्वली राइट, दैट्स माय, आई एम नॉट, जिन्होंने भी डी मार्क किया है तो दैट्स व्हाई आई सेड कि डी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह के दो ऑप्शन देना बिल्कुल गलत है, ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है मेरे हिसाब से। एंड whoever has made this, I can tell him in front of his, on his face also. All right, चलो सेकंड पे चलते हैं। Which of the following best summarizes the findings of Hathaway and Litton's report? तो देखो ये तो अब यार मतलब हैथवे और लिटन की रिपोर्ट ये साफ है, इसमें कोई मेरे ख्याल से तो दिक्कत है ही नहीं। ये साफ बोल रहा है कि लुकिंग एट डेटा, Hathaway and Litton conclude there has been a secular decline in business formation throughout the country with a concurrent increase in business dissolution. मतलब बिजनेस डिसोल्यूशन में जो बिजनेसेस हैं वो खत्म, इंक्रीज हो रहे हैं, और नए बिजनेस जो है वो कम फॉर्म हो रहे हैं। तो बहुत क्लियर है कि देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डिक्लाइन इन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स अक्रॉस द कंट्री, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट?
नहीं इसमें तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए ना, राइट? So this is straightforward. I don't think there should be a doubt in this. Okay, which of the following best represents the key argument made by the author in the passage? Now, monopsony इसने बताई है, लेकिन monopsony is not the key argument. ठीक है? और ये भी गलत है वैसे, ठीक है? There is only one seller and monopolistic competition है ना? ये भी उल्टा है बेसिकली। वहां पे तो वो बोल रहा है कि बड़ा बायर होता है और वो अपना टर्म्स डिक्टेट करता है, राइट? Consolidation of nearly all industries in the hands of few firms has reduced the bargaining power of market interests. ये बिल्कुल बोल रहा है वो। Yes, sir. पूरा का पूरा ये बोल रहा है कि कंसोलिडेशन होने से क्या हो रहा है कि जायंट फर्म सीक्स द, ये पूरा पैराग्राफ इसमें इसने झोंक दिया है, ठीक है? स्मॉल एंट्रेंस विल बी एट पेन एंड ट्राइंग टू सेल इनटू अ वर्ल्ड ऑफ एनॉर्मस कार्टेल्स इज कंसिडरेबली मोर डिफिकल्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? तो ये इसका एक आर्गुमेंट जरूर आप कह सकते हो कि कंसोलिडेशन ऑफ नियरली ऑल इंडस्ट्रीज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू फर्म्स रिड्यूस द बार्गेनिंग पावर, ठीक है? कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर हैज हैड अ कास्केडिंग इफेक्ट। वो ये नहीं कह रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर का कंसोलिडेशन होने से ये हो रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर का कंसोलिडेशन तो उसने बोला है कि मच ऑफ दिस इज ड्रिवन बाय नीड्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर व्हिच इटसेल्फ हैज कंसोलिडेटेड एंड दिस हैज लेड टू सिमिलर डायनामिक्स इन अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है? तो फाइन, कुछ हद तक आप ये कह सकते हो कि इन ऑलमोस्ट ऑल द अदर इंडस्ट्रीज, ओके? और दूसरा, ठीक है, ये पॉइंट उसका है, लेकिन दिस इज नॉट द मेन आर्ग्यूमेंट, ओके? मेन आर्ग्यूमेंट उसका ये नहीं है कि ये तो एक रीजन बताया गया है, ठीक है? ये तो एक सिम्टम है। The disease or the problem is something else. This is a symptom. Okay. Therefore, this is not the correct answer. Large banks lend only to large firms and then they run from pillar to post. Again, this is also not the main idea. So B becomes the main idea of this particular key argument. Okay, I hope it's clear. The author of the passage corrects which of the following assumptions. अब देखो, इसमें एक बहुत ही एक छोटी सी इशू है। आपने अगर ये वर्ड ढंग से नहीं पढ़ा इसमें, ठीक है, किसी ने अगर ये वर्ड मिस कर दिया, the author of the passage corrects which of the following assumptions regarding the prevalent technique, तो आप इसमें हो सकता है कि you might look at this question as saying कि the author of the passage has which of the following assumptions regarding the prevalent technique, उसमें से फिर आप ये वाला मार्क कर दोगे C, अगर आपने ये करेक्ट वर्ड नहीं पढ़ा, राइट? तो करेक्ट वर्ड पढ़ने से फिर हम Yes, sir, यही किया है। मार्क कर देते, यही किया ना? तो ये गलती, देखो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ने का कई बार ये भी एक चैलेंज होता है कि ये जो करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें बोल रहा है कि क्या अजम्पशन है। देखो, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें टेक वर्ल्ड को अगर हम देखें तो टेक वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि टेक वर्ल्ड में ऐसा लगता है कि डिसरप्टिव पेस से सब कंपनियां जो हैं वो एक दूसरे को, जैसे ये लिखा हुआ है, करंट टेक बूम माइट सर्व एज अ काउंटर एग्जांपल, कि नई नई चीजें स्टार्ट, यहाँ पे ये बोल रहा है कि फॉर एंटरप्रेन्योर्स व्हाई स्टार्ट समथिंग न्यू इन सच एन एनवायरनमेंट, दैट मींस ही इज सेइंग दैट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन कंट्री आर नॉट कमिंग अप, लेकिन ये कह रहा है कि काउंटर, इसका काउंटर एग्जांपल है करंट टेक बूम। तो ऐसा आपको लग सकता है कि टेक बूम जो है वो डिसरप्ट कर रहा है पूरे मार्केट को, नई नई चीजें आ रही हैं, लेकिन उसको उसने फिर उसके बाद में करेक्ट किया है और उसने ये कह दिया है कि ये ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जो ये कंपनीज होती हैं ये वेंचर बैक्ड होती हैं और ये दे आर नॉट लुकिंग टू एस्टैब्लिश रन दीज बिजनेसेस बट बेसिकली टू सेल देम टू एन एग्जिस्टिंग बिहेमोर। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी कंपनी है आज जो हमारे वेंचर फंडिंग और इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये प्राइवेट इक्विटी और ये जो जितने भी फंडिंग हो रही है स्टार्टअप्स में, तो वो जो एक फंड जो उसको करता है, चाहे वो अशनीश ग्रोवर हो चाहे एक्स और वाई जेड हो, उनका ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे रिलायंस के जैसे और लाइक टाटास। All they want to do is get the valuations up through the stratosphere and then sell it to whoever comes next and then get out. It's not different from a Ponzi scheme. जैसे जो Ponzi schemes होती है ना, उसमें भी जो मेंबर बनाने वाले वो पहले घुस गए, जो उन्होंने बना लिया, उसके बाद वो जो बाकी बच गए उनके हाथ में लेमन सी है, right? So it is something similar that is happening. So that's why he is trying to say that he corrects the assumption that regarding the prevalent tech boom that venture backed startups, ये उसका जो ये assumption उसका correct करता है by saying that C. So he corrects which assumption? The assumption that is given in B by saying that कि ये भाई साहब ये ऐसा नहीं है, they are actively seeking monopolistic buyers. They are not there in the market to disrupt it or bring new products and services. इनका तो काम सिर्फ ये है कि वैल्यूएशन बढ़ाओ और बेच के निकल जाओ। Okay? Yes, Vatsal. सर ऑप्शन ए भी एक बार बता दें, लाइक Business क्योंकि model long of term- new technologies companies is not, no, see, he's not saying that whether the business model is not viable or it is viable. What he's trying to say, see, he begins this paragraph saying that there is a need for new products and services, ठीक है, but it is not happening, ठीक है, क्योंकि
पहले के जमाने में when the company had potential competitors in various regions, they had incentive to innovate before the other guy does. तो पहले के जमाने में नई प्रोडक्ट और सर्विसेज इसलिए आई थी क्योंकि उनके पास में इंसेंटिव था इनोवेट करने का। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आर फ्यू एंड ग्रोथ में कम फ्रॉम मर्जर्स एंड गवर्नमेंट लॉबिंग दैन न्यू प्रोडक्ट लाइन। तो नई प्रोडक्ट लाइन लाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है, तो इसलिए नए प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे। तो वाई स्टार्ट समथिंग न्यू इन एनवायरमेंट लाइक दिस। बट टेक बूम जो हो रही है करंट, उसमें देख के हमें ऐसा लगेगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए फीचर्स, नई नई चीजें आ रही हैं, डिसरप्टिव मार्केट है। वो उसको करेक्ट कर रहा है अजम्पशन को, दिस अजम्पशन कि बहुत सारी नई नई चीजें हो रही है, बाय सेइंग दैट ये जो हो रहा है नया नया, ये इसलिए हो रहा है सिर्फ कि जो एक जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर वेंचर बैक कंपनी वाला, वो सिर्फ एक अपना आउटलेट ढूंढ रहा है कि किसी बिग बेहमोत को पकड़ाए कंपनी अपनी और चल पड़े। जैसे आप देखते हो कि जो टेक वर्ल्ड है उसमें गूगल हो, ऑरेकल हो, सी दे कीप बाइंग कंपनीज, अमेजॉन हो, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। Even my friends, my batchmates of engineering, they are in US, they created companies, they sold it, एक तो $100 million में कंपनी अपनी बेच दी, किसी ने $20 million में कंपनी अपनी बेच दी। मतलब इन्होंने छोटी छोटी कंपनी वहां स्टार्ट करी, they grew to some extent, they had some product, but all they did was they didn't run it like they wanted to make it a Google or a Microsoft or something. They sold it out. $100 million मिल गए यार। $100 million में उसको क्या करना है, उसकी पता नहीं कितनी पुश्ते खाएंगे आराम से बैठ के। तो द पॉइंट इज दैट ही इज सेइंग कि ये जो हो रहा है ये इसमें इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत सारे लोग डिसरप्टिव सर्विस ला रहे हैं, इसलिए हो रहा है कि वो बेचना चाहते हैं। तो इसलिए इसमें ए का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बिजनेस मॉडल ऑफ इज नॉट वायबल, इज नॉट सजेस्टिंग दिस। सर एक चीज और पूछनी है। हाँ बोलो सर, डी इसलिए गलत है ना क्योंकि बैंकरप्सी और इस सब की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, इसकी कोई बात नहीं। हाँ जी सर, बी ऑप्शन का मीनिंग एक बार बताना प्लीज। बी ऑप्शन बॉम्बे, यस सर। देखो बी ऑप्शन में वो ये बोल रहा है कि जो सी आपने जैसे यहाँ से पढ़ा यहाँ तक, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये यहाँ तक वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में नया प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च नहीं हो रही है, लेकिन करंट टेक बूम माइट सर्व एज अ काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल मतलब कि कोई बोल सकता है मुझे कि यार क्या बात कर रहे हो आप, नई प्रोडक्ट और सर्विसेज क्यों नहीं आ रही है टेक वर्ल्ड में, तो देखो आज लाइन लगी हुई है नई प्रोडक्ट और सर्विसेज की। तो ऑथर कह रहा है कि ये अजम्पशन है कि assumption ये है कि venture back startups with high potential for growth disrupt the narrative of concentrated market। narrative of concentrated market क्या है कि नए प्रोडक्ट नहीं आ रहे, लेकिन कैपिटल जो है ये जो वेंचर बैक स्टार्टअप्स हैं टेक वाले, ये कह रहे हैं कि नहीं नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और ये डिसरप्टिव मार्केट है। इस assumption को उसने करेक्ट किया है। कैसे कि नहीं भाई ये जो वेंचर बैक लोग हैं ये तो अपना सिर्फ कैश आउट, दे वांट टू मेक मनी एंड गेट अवे, वो ऐसा बिजनेस नहीं रन करना चाहते, ठीक है। यस सर, अंडरस्टूड। चलिए ओके। तो दिस पैसेज आई वुड से, इसमें एक पहला क्वेश्चन वाज वेरी फनी एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर ठीक है। फोर्थ को आप कह सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट 2 and 3 वर वेरी डूएबल क्वेश्चंस। ओके, तो ये था इसका वर्डिक्ट। अब ये वाला भी चलते हैं हम। देखो इसमें अब क्या है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तरफ तो इसने ये बात की डीलिंग विद रीजन, आइडियाज, डिलीवर दिस ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके बाद में चला गया वो इंक्विजिशन पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पहले बार जब मैंने इसको पढ़ा था तो आई वाज नॉट एबल टू रिलेट आल्सो, एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू मच between this and the rest of the passage, and most of the questions but fortunately were on this inquisition, ठीक है। अब ये इंक्विजिशन से आप क्या समझते हो, थोड़ी सी अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो आप उससे बेटर सेंस मेक आउट कर सकते हो। हाँ बोलिए सौरभ। सर मतलब इस पैसेज को रीड कैसे करना है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। जैसे मैं शुरू के 3 या 4 लाइंस पे पढ़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहना क्या चाह रहा है। अब ये क्वेश्चन आप अगर उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो कि आपका मॉक हो चुका है, आपने इसको नहीं छुआ है और फिर आपको कैसे पढ़ना है, तो एक अलग पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर आप उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो कि ये क्वेश्चन मॉक में आप देने की कोशिश कर रहे हो, तो अलग बात है फिर, विच इज व्हाई आई सेड दैट आई हैड केप्ट इट इन द एंड। मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि तो आपको मतलब मेरे हिसाब से तो ये आदमी को ये वाला पैसेज छूना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन देखो, लेकिन अब फिर वही बात है कि अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो इजी है, इसमें तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी। लेकिन वो फिर आपको लगेगा थोड़ा बहुत, मैं आपको जब बैकग्राउंड दे दूंगा, समझा दूंगा इसमें क्या है, देन यू विल। क्योंकि देखो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक इसकी थ्रेड नहीं मिले थे जब मैंने पढ़ा था, लेकिन जब मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था तो मुझे बिल्कुल मतलब ये वाला जो पार्ट था मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट टू मेक सेंस ऑफ दिस, बट आई कैन इजीली मेक सेंस ऑफ दिस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्या हुआ था, देखो इसमें ये कह रहा है कि जो एक अगर आप
सी व्हेन यू टॉक अबाउट मिडिल एजेस, ओके, अब आपको थोड़ा सा, इनफैक्ट हम लोग एक थीम बेस्ड आरसी में एक दिन करेंगे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में, कि जब शुरू से देखेंगे कि क्या है, तो ये मिडिल एजेस किसको बोलते हैं। जैसे 5th सेंचुरी है, ठीक है, 5th सेंचुरी में रोमन सिविलाइजेशन डिसअपियर्ड, ओके, और 5th से लेके 15th सेंचुरी तक, उसके बिगिनिंग तक, जब 15th सेंचुरी में क्या हुआ था शुरू, रेनेसां, ठीक है, रेनेसां हमने देखा है बहुत बार, रेनेसां के बारे में बात की है, राइट, रिवाइवल, रेनेसां मीन्स रिवाइवल। तो ये जो पीरियड है 5th से 15th का, इसको बोलते हैं मिडिल एजेस, मिडिल एजेस। और यहाँ की एज जो स्टार्ट हो गई, इसको बोलते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट। इसको थोड़ा डार्क एजेस भी बोलते हैं, इसको मिडिलीवल पीरियड भी बोलते हैं, मिडिवल पीरियड। इस दौरान क्या था कि जो ये क्रिश्चियनिटी थी, ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी वाज द लीडिंग रिलीजन, एंड क्रिश्चियनिटी वाज इन द सेंस काइंड ऑफ ट्राइंग टू रूल ओवर ऑल ओवर यूरोप। उस टाइम पे यूरोप मैटर करता था, देखो, और कुछ मैटर करता नहीं था। तो यूरोप में एक तरह से लिटरली वहां पे चर्च और जो क्रिश्चियनिटी था, रिलीजन का, इसका दबदबा था, मतलब इवन पॉलिटिक्स वर डोमिनेटेड एंड डिक्टेटेड बाय देम, ओके। तो उस दौरान पे क्या होता था कि जो चर्च और चर्च से रिलेटेड जो बातें होती थी, जो भी उनके रिलीजियस नॉर्म्स हैं, जो उनकी प्रीचिंग्स हैं, जो उनके सैक्रामेंट्स वो लोग बोलते हैं उसको जो लोग नहीं मानते थे और उसके कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें बात बताते थे दुनिया में आके, उनको बोला जाता था हेरेटिक्स, ओके। ये टर्म आपने सुना होगा, हेरेटिक, ओके, हेरेटिकल व्यूज। Heretical views basically mean those views which challenge the authority, challenge the preachings or teachings of the Bible and of Christianity and of church and of priests. इसमें जो टॉप मोस्ट जैसे लोग रहते थे, जैसे आज क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स में टॉप मोस्ट पोप को समझा जाता है, ठीक है। पोप जो है वो मतलब उनका बिल्कुल सर्वे सर्वा है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट जो है वो नहीं मानते हैं उसको, वो अलग बात है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है यूरोप वाज बेसिकली मोस्टली कैथलिक। अगर हमने अभी थोड़े दिन पहले आपने पैसेज किया था जिसमें आर्किटेक्चर की बात हुई थी कि ब्रिटेन जो था वहाँ पे प्रोटेस्टेंट थे और कैथलिक थे यूरोप में बाकी, और वहां से वो लोग क्वीन जो थी उसकी उनसे बढ़ती नहीं थी। ये तो पैसेज आया था शायद मॉक में एक 2-3 बार पहले ना, आर्किटेक्चर के ऊपर, यस रिमेंबर दैट। तो देखो, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे आपने अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया चर्च के अगेंस्ट, तो इंक्विजिशन होता था, ओके। इंक्विजिशन मतलब एक तरह का कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल पता है आपको क्या होता है? जो फौज में होता है ना, फौज में क्या होता है पता है कि नहीं? आपने टर्म्स हाँ सर, वो ड्यूटी से बात कर देते हैं। नहीं, ड्यूटी की बात नहीं, मतलब ये होता है इन्वेस्टिगेट करते मतलब ये है कि हाँ, जैसे आपने कोई भी जो मिलिट्री के रूल्स के हिसाब से काम नहीं किया, तो उन्हीं की एक कोर्ट होती है, उन्हीं के कोर्ट में आपकी ट्रायल होती है, और उन्हीं के कोर्ट में फिर आपकी सजा भी दी जाती है, ठीक है। उसको कहते हैं कोर्ट मार्शल। तो वैसे ही चर्च का इंक्विजिशन होता था कि यहाँ पे इन्हीं के द्वारा एक तरह से वहाँ पे ट्रायल की जाती थी। तो जो जिन लोगों के अगेंस्ट में ये रहता था कि यार इन लोगों ने चर्च के अगेंस्ट कुछ बातें करी हैं, फैला रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, तो उनको पकड़ के वहाँ पे उनका इंक्विजिशन करते थे, और उनका इंक्विजिशन में उसके बाद उनको सजा मिलती थी, ठीक है। हाँ, पंचायत जैसा बोल सकते हो आप, जैसा भी चाहो बोल सकते हो। तो उसके बाद उनको सजा मिलती थी, ठीक है। देवर बेसिकली कभी फाइन हो सकते थे उनके ऊपर, उनको बिरादरी बाहर कर दिया जाता था, उनको एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता। एक्स कम्युनिकेट मतलब कि बिरादरी बाहर, इनसे कोई बात नहीं करेगा, इनको समाज से बाहर निकाल दिया जाए, बैनिश, आउटकास्ट कर देते थे, या फिर एक्सट्रीम केसेस में उनको एग्जीक्यूशन भी कर देते थे उनका, ठीक है, असैसिनेशन भी कर देते थे उनका। तो ये इंक्विजिशन के बारे में बात हुई। अब देखो आप यहाँ पे इसको अगर आप पढ़ोगे कि ये जो वायलेंस वगैरह के ये बोलता है कि डेट्स फिक्स नहीं है। आर्गुमेंट इज सम साइड मेड द assumption and method of applied reason where all the key elements of modern intellectual thought can be found was first developed by the Inquisition, ठीक है। इसमें इंक्विजिशन जो थे, इन्होंने पहली बार फॉर्मलाइज किया कि हर क्वेश्चन का एक राइट आंसर अब पता है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछना चाहिए एंड करेक्टली आंसर। मतलब इन्हें पता है एक राइट आंसर, और आपको अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछने हैं एंड जिसने आंसर देना है उसे करेक्ट तरीके से आंसर देना है। तो इस पूरी प्रोसेस को वो इंक्विजिशन बोलते थे, जिसमें रिलेटिविज्म, ह्यूमनिज्म और कॉमन सेंस और मॉरल बिलीफ और इररिलेवेंट, क्योंकि इसके अंदर डाउट आता है। उनके हिसाब से हर क्वेश्चन का एक राइट आंसर होता है, और वो आंसर ट्रूथ से करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तो उसमें डाउट की और ऐसी सब की कोई बातें नहीं होती। तो सिंस द इंक्विजिटर्स न्यू द आंसर, ठीक है, इंक्विजिटर्स जो उनको आंसर पता है, तो डाउट वाज इम्पॉसिबल। Process, however, was essential for efficient government, and process required that questions be asked in order to produce the correct answer. तो ये उनकी प्रोसेस थी। अब ये इंक्विजिशन जो था, इसको 13th सेंचुरी में क्रिएट किया गया बाय पोप ग्रेगरी। ये पोप, जैसे मैंने आपको बताया, उनके सबके सर्वे सर्वा होते थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज बीइंग सेट इन मोशन। ये बहुत एक खतरनाक चीज थी, मतलब खतरनाक मतलब इससे चर्च की अथॉरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और उनका जो रोल था वो काफी बढ़ चुका था। और बाद में फिर 19th सेंचुरी में इस प्रोसेस को खत्म कर दिया गया,
issuing a bull which made the persecution of heresy the special function of Dominicans hardly seemed a revolutionary step. तो ये एक revolutionary step नहीं था, ठीक है, hardly it did not seem when it started, when it was set up, okay, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा था कि ये एक revolutionary motion step है. Inquisitor's definition of truth was arrived at slowly. गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट जो थी वो सबसर्विएंट थी रिलीजन से, ओके, जैसे ओके वत्सल का क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती थी? गवर्नमेंट तो होती नहीं थी ना. गवर्नमेंट क्या होती है भाई? हर जगह पे मोनार्की होती थी, स्पेन हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कोई भी कंट्री होती थी, वहां पे गवर्नमेंट. देखो ये जो डेमोक्रेसी ये सब तो बहुत बाद में आया ना, ये तो काफी लेट है. पहले तो मोनार्की होती थी. तो मोनार्की और ये सब जो होते थे ये तो ये बल्कि इन्होंने कई चीजें तो उनके हाथ में कर रखी थी. चर्च की पावर इसलिए तो बहुत ज्यादा थी, जो चाहता था वो करते थे, ठीक है. तो इंक्विजिटर्स डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ वाज अराइव्ड एट स्लोली एट as was the process, but as each detail of that process emerged, so assumptions became clear. Everything the Inquisition did except the execution of guilty took place in secret. Public silence surrounded the work. Inquisitors, unlike judges in this, who have always worn the same symbolic, they wore the simplest most. तो ये इसने कंपेयर किया है कि जजेस, मजिस्ट्रेट, नोबल्स, किंग्स कैसे पहनते थे, ये लोग कैसे पहनते थे, और इनकी पावर जो थी वो एक्विजिशन और डेनंसिएशन के ऊपर थी. What they really wanted or complete inquisition. Being already in possession of truth, they were interested in rational demonstration of it by each victim. Perhaps the most telling detail was that each of these included notary. तो उसका एक काम था हर चीज को नोट करना, और ये became perpetual records of truth. But again, purpose of such exactitude was to glorify the methodology, not the outcome. Notary was there to confirm the relationship between a priori truth and assembled fact. On the surface, inquisitors, torturers and monsters. On a more profound level, they were moral auditors. तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो, passage still made little bit of sense. इंक्विजिटर्स और इंक्विजिशन और उसके बारे में बात की गई, ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. अभी ज्यादा इसमें सवाल अपने रोक लेना, ज्यादा मत पूछना इसके ऊपर. बहुत मैंने आपको एक ऑलरेडी बैकग्राउंड अच्छे से दे दिया है, तो देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग इनटू ईच एंड एवरी माइनर पॉइंट देयर. फ्रॉम द पैसेज वन कैन अंडरस्टैंड दैट रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंक्विजिशन इन्वॉल्व. तो रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट क्या थे, ठीक है. तो ये कह रहा है कि issuing a bull which made the persecution of heresy the special function of Dominicans hardly seemed a revolutionary step. So persecutions of heresy and execution of unbelievers, this was hardly a revolutionary step. That means ये तो नहीं है आंसर, ठीक है. ये तो एग्रीड हो आप कि this is not the answer, right? Exploring the constitution of answers, questions and relationship with the truth, ये हो सकता है. और पहला वाला asking questions and providing clear answers, इसको भी रख सकते हैं, ठीक है. टाइमिंग. प्रिजर्विंग सर्टिफाइड एंड अटेस्टेड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकेम द परपेचुअल record of the truth. This was not a revolutionary aspect, okay, this was a byproduct of the whole thing, but this was not a revolutionary aspect. तो अब आपके पास में ए और सी है, तो विच इज द राइट आंसर बताइए. इसमें उनका काम क्या था कि क्वेश्चन आंसर खाली थोड़ी लेना था, उसको ट्रूथ के साथ में कोरिलेट तो करना था. यहाँ पे ये बोला ना इन्होंने कि बीइंग इन पोजेशन ऑफ द ट्रूथ दे वर इंटरेस्टेड इन रैशनल डेमोन्स्ट्रेशन. तो मतलब जो ये जिनका ये कोर्ट मार्शल करते थे या जिनको ये गिल्टी मानते थे, उनसे ये क्वेश्चन पूछते थे, उनके आंसर लेते थे और उसको ट्रूथ से कंपेयर करते थे, और वो ट्रूथ उनको पता होता था, राइट. तो मतलब कि वो बेसिकली इस तरीके से आंसर पूछते थे कि वो आंसर देते देते वो ट्रूथ के ऊपर आ जाए. तो उसमें क्वेश्चनिंग आंसर एंड कंपैरिजन विद द ट्रूथ वाज द रेवोल्यूशनरी स्टेप इन दिस पर्टिकुलर थिंग. इसलिए थर्ड इसमें करेक्ट आंसर. डज इट मेक सेंस? यस, बोलिए. यस सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड द क्वेश्चंस. उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन मींस उसकी what it consisted of. Okay, constitution means what it consists of. ठीक है. ओके सर. Which of the following describe the key elements of thought developed during Inquisition? तो key elements thought जो थे वो ये था, देखो इसमें अब उसने डाउट की जगह नहीं थी वहां पे. ये हमें हिंट पहले से दे दी थी उसमें कि इसमें डाउट की कोई जगह नहीं थी, ठीक है. डाउट वाज इम्पॉसिबल. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. The answer is known, but the question must be asked and correctly answered. Relativism, humanism, common sense and moral beliefs were irrelevant. ठीक है. एक मिनट रुकना जरा, जस्ट हैंग ऑन प्लीज. अरे ये सॉरी. सो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम. इस्टेब्लिशिंग ऑर्डर एंड प्रायोरिटाइजिंग रीजन.
तो चलो रीजन तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर स्टैब्लिश करना इनका ऐसा कुछ भी की एलिमेंट नहीं था। दे डिडंट वांट टू एस्टैब्लिश एनी ऑर्डर और सच। इनका काम था क्वेश्चन पूछना, आंसर लेना और उसको कंपेयर करना ट्रूथ से, और उसमें इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डूबियसनेस जरूर होनी चाहिए। ये लिखा हुआ ना कि सिंस द inquisitors knew the answer, doubt was impossible, right? And therefore this becomes the correct answer here. ह्यूमनिज्म और कॉमन सेंस तो है ही नहीं, साफ बोल रहा है ये कि इससे तो कोई लेना देना था ही नहीं। ह्यूमनिज्म, कॉमन सेंस एंड मॉरल बिलीफ आर ऑल irrelevant to the process because they assume doubt. So C can be eliminated. A process for efficient administration and control, this was not a key element because process is not important. Process for efficient administration, ये तो in general बोल रहा है. Process of questioning is different. Okay, so this process doesn't talk about the process of questioning or process of inquisition. This is the general process he's saying. ठीक है, तो ये गलत है इसलिए। सर हाँ बोलो। सर एक बार वापस बताओ ना, ए को कैसे हटाया था हमने? हाँ, ए को कैसे एलिमिनेट करा था? ए को? हाँ नहीं, पर ए को कंसीडर क्यों किया था आपने? सर वो थोड़ा सा डाउट था कि एस्टैब्लिशिंग ऑर्डर वाले में। देखो वहां पे रीजन की तो बात कर रहा है वो, ठीक है, अप्लाइड रीजन एंड ऑल दैट। तो आई एग्री दैट ये जो रीजनिंग की बात हो रही ना यहाँ पे इसके, दिस इज ओके, प्रायोरिटाइजिंग रीजन, दिस इज ओके, बट वेयर इज इट टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशिंग ऑर्डर? ऑर्डर मतलब क्या होता है कि अगर केओस है कहीं पे, अगर अनरेस्ट है कहीं पे, अगर लोग बिहेव नहीं कर रहे हैं, अगर लोग लॉ एंड ऑर्डर वायलेट कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो इस्टेब्लिश करना ऑर्डर तो वो थोड़ी है, या फिर कोई सिस्टम ऑर्डर इस्टेब्लिश करना, इनका वो काम थोड़ी था। इनका Okay. काम तो ये था कि जो चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, हेरिटिकल व्यूज लेके आ रहे हैं, उनको जो है वो लंबा करना, उनको लाइन पे लेना। ठीक है, सर वो मैंने कंफ्यूज कर लिया था ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। कंफ्यूज कर दिया आपने। हाँ सब उस लेकिन आपने वक्त इसको कैसे एलिमिनेट किया, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ड्यूबियसनेस? नहीं सर, मतलब मेरा मार्क भी था बट मैं ए को बहुत वो नहीं कर पा रहा था बाद में। कन्विंसिंगली। हाँ। देखो कई बार क्या होता है ना कि आंसर समटाइम्स स्टेयर्स एट अस एंड स्टिल वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। ये जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट, ड्यूबियसनेस, यहाँ पे इससे बहुत क्लियरली इट इज स्टेयरिंग आउट विद, यस है ना? तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आफ्टर रीडिंग द पैसेज वन कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये इजी क्वेश्चन था देखो, है ना? इंक्विजिटर्स एग्जीक्यूटेड देयर विक्टिम्स ओवर्टली, ये साफ साफ है यहाँ पे कि एवरीथिंग द इंक्विजिशन डिड एक्सेप्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ गिल्टी टुक प्लेस इन सीक्रेट। मतलब कि बाकी सब चीजें सीक्रेट में होती थी, सिर्फ गिल्टी का एग्जीक्यूशन सीक्रेट में होता था कि नहीं होता था? नहीं होता था। नहीं होता था, मतलब ओवर्टली होता था, राइट? तो ये करेक्ट है, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। आंसर्स प्रोवाइडेड बाय द विक्टिम वर इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द ट्रूथ व्हिच वाज ऑलरेडी नोन, ये तो पता ही है हमको, Yes. ये तो होता ही था। द नोटरी वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज ऑलरेडी नोन एंड व्हाट एंड द कंस्ट्रक्टेड एक्चुअलिटी, ये भी करेक्ट है, नोट करता था वो। ये गलत है इसमें, मतलब ये नहीं होता था कि दे प्रोमोटेड वायलेंस बाय फीडिंग ऑन फियर, ऐसा कहाँ बोल रहा है कि दे फेड वायलेंस? पब्लिक साइलेंस जरूर कुछ लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन वायलेंस कहीं नहीं लिखा हुआ है। दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एंड दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। अब ये देखो, दिस इज द, अगर आपको एग्जैक्टिट्यूड का मतलब पता है, ये बेसिकली वोकैब टेस्टिंग हो गई यहाँ पे। ओके, एग्जैक्टिट्यूड मतलब क्या होता है? प्रिसाइज, समथिंग विच इज प्रिसाइज। ये तो मतलब हमें कॉमन सेंस से भी यूज कर सकते थे हम कि सच एग्जैक्टिट्यूड मीन्स सच प्रिसाइजनेस। तो प्रिसाइजनेस किस में है? प्रिसाइजनेस सिर्फ इसमें है। ये तो Yes. गलत है। नोटराइजिंग, देखो ये कैसे गलत है? नोटराइजिंग एवरी डिटेल इन ऑर्डर टू ग्लोरीफाई द एंड रिजल्ट, यहाँ पे बोलता है एंड रिजल्ट वाज नॉट टू ग्लोरीफाई, ओके, द पर्पस ऑफ सच एग्जैक्टिट्यूड वाज टू ग्लोरीफाई मेथोडोलॉजी नॉट द आउटकम। तो ये इसने बुद्धू बनाने के लिए लिखा है यहाँ पे कि नोटराइजिंग एवरी डिटेल इन ऑर्डर टू, यहाँ तक तो ठीक है, बट ये गलत है। ग्लोरीफाई भी ठीक है ग्लोरीफाई, लेकिन ग्लोरीफाई व्हाट? नॉट द एंड रिजल्ट बट द मेथोडोलॉजी। सो दैट्स द कैच हियर। तो किसी ने अगर ये मार्क कर दिया पढ़ के कि वहाँ पे एग्जैक्टिट्यूड के वहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो गलत हो जाओगे आप, बिकॉज उसका जो ग्लोरीफाई करना है वो मेथोडोलॉजी को था, ना कि आउटकम को, और यहाँ पे कह रहा है आउटकम, एंड रिजल्ट, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, स्लो बट स्टेडी डिटेल्स द प्रोसेस बाय विच एग्जैक्ट ट्रूथ वाज डिफाइंड। स्लो बट स्टेडी डिटेल्स, एग्जैक्टिट्यूड, देखो यार एग्जैक्टिट्यूड कहाँ है? इसके पहले क्या लिखा हुआ है? His job was to record every word of every question and answer. These notarized this such exactitude, मतलब जो precise चीज आप नोट कर रहे हो, तो slow and steady details थोड़ी है। Certainty of judgment ये बिल्कुल ही गलत है। D is the right answer. B से हो सकते हो आप थोड़े से confused, but D, preciseness involved in recording the questions and answer. This is very well demonstrated here, ना? His job was to record every word of every question and answer. ठीक है,
तो इससे आप निकाल सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट इतना नहीं था मेरे ख्याल से। तो अब हाँ देखो, ये पैसेज जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसको पकड़ना नहीं चाहिए था शुरू में हमें, और पकड़ भी लिया तो ये पहले वाले पैराग्राफ को डिस्काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा उसने, जो भी उसने पूछा है वो इंक्विजिशन से पूछा। सर हाँ सर बोलो बोलो, मानो। सर इस लाइन का मतलब क्या था? पब्लिक साइलेंस सराउंडेड द वर्क। पब्लिक साइलेंस सराउंडेड द वर्क, मतलब ये इसने कहा ना कि दिस ऑल एवरीथिंग दे डिड टुक प्लेस इन सीक्रेट, तो उसके अराउंड पब्लिक साइलेंस रहता था, मतलब कि कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता था। इनका जो ट्रैवलिंग इंक्विजिटर, मतलब जैसे ये इंक्विजिटर थे, एक शहर से दूसरे शहर आए, दिल्ली वाला दिल्ली से चलो इनका हेडक्वार्टर था, वहां से ये गए समझो अहमदाबाद, तो वहां पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता था कि मीडिया चली आ रही है वहां पे और मीडिया बोल रही है अब यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रायल होने वाली है, इंक्विजिशन होने वाला है। वो कह रहा है सब कुछ साइलेंसली होता था, ये बोल रहा है। ओके सर। Yes, someone, Harsha had a point, or yes had a point. सर इन द फोर्थ क्वेश्चन उसमें ये था कि प्रोसेस से स्लो बट स्टेडी डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच द एग्जैक्ट ट्रूथ वाज डिफाइंड। तो सर ये इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ट्रूथ तो हमको पहले से ही प्रायर पता था, तो इस्टेब्लिश यहाँ पे था कि प्रोसेस से करेंगे गलत हो जाएगा। ये गलत है, करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पहले से ही उनको ट्रूथ तो पता है, तो इस्टेब्लिश करने की बात थोड़ी कर रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू इस्टेब्लिश द ट्रूथ आफ्टर टेकिंग द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोसेस। वेरी करेक्ट, वैसे भी हटा सकते हो। यस यश बोलिए। सर ये 7th वाले में नोटरी वेरीफाइड, उसमें तो लिखा है ना सिर्फ इट जस्ट यूज टू नोट डाउन द स्टेटमेंट्स। हाँ, तो मतलब क्या हो गया कि वो उसको चेक करता था ना कि जो ट्रूथ है वो, देखो ये क्या लिखा हुआ है, हिज जॉब वाज टू रिकॉर्ड एवरी क्वेश्चन एंड एवरी आंसर and these notarized manuscripts became the perpetual records. Purpose is to glorify the methodology. Notary was there to confirm the relation between a priori truth and assumption. ये लिखा तो है साफ साफ। Notary was there to confirm a priori truth, मतलब क्या है? देखो a priori means जो इवेंट के पहले। See, a priori एक बार बहुत कॉमनली यूज्ड एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपके एक्सपीरियंस करने से पहले ही, सपोज आपको पता है कि एक शेप, एक बॉल होती है, वो गोल होती है, तो बॉल आपके पास में अगर आएगी तो आप बिना उसको, मतलब बॉल को देखे भी बोल सकते हो ना कि ये गोल है। ये आपकी अप्रायोरी नॉलेज है, ठीक है, मतलब आपको पता है कि ऐसा है उसमें। तो यहाँ पे अप्रायोरी मीन की जो ट्रूथ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, और असेंबल्ड फैक्ट मतलब कि जो आपने क्वेश्चन से और आंसर से लोगों से पता किया, तो दोनों के बीच में आपको कंफर्म करनी है रिलेशनशिप, ठीक है। तो वही ये बता रहा है यहाँ पे कि वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑलरेडी नोन एंड कंस्ट्रक्टेड एक्चुअल। ओके सर, ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं ईओ विल्सन के ऊपर। यहाँ पे देखो, अब मैं पैसेज में डिटेल में नहीं घुसूंगा। यहाँ पे 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है। एक होती है विद इन द स्पीशीज, ठीक है, जैसे अगर यहाँ बता रहा है कि देयर आर लेट्स से 10,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स। अब उनके अंदर एक स्पीशीज में मल्टीपल मिलियंस ऑफ एंट्स हैं, तो उनके अंदर भी डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। मतलब एक तो ये हो गया कि यार सपोज करो किसी जंतु के 2 स्पीशीज हैं, ए और बी, तो ए में उनके पास में अगर समझो 1 लाख ऑर्गेनिजम्स हैं किसी स्पीशीज में, और इनके पास में 2 लाख ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अब ये 1 लाख भी 1 लाख एक जैसे नहीं होते इनके जीन्स, इनके अंदर भी जेनेटिक वैरायटी होती है बहुत सारी। ए और बी के अंदर तो इंटर स्पीशी वैरायटी हो गई, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म वैरायटी होती है जेनेटिक, वो इनके आपस में भी होती है, ठीक है। तो ये जैसे कह रहा है कि इनके अंदर जो जीन्स मिलेंगे वो स्टैगरिंग 10,000 स्पीशीज में 10 to power 15 इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें विद द रेयर एक्सेप्शन ऑफ ट्विंस, अब जैसे हमारे यहाँ पे भी ट्विंस होते हैं, उनके जीन्स एक जैसे होते हैं, लेकिन बाकी लोगों में जीन्स डिफरेंट होते हैं, राइट। मेरा और आपका, हम स्पीशीज हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जीन्स भी बहुत डिफरेंट है ना, आपके जीन्स और मेरे जीन्स, भले ही हम सेम ही स्पीशीज हैं, राइट। तो इस तरह से कहता है ये। तो दूसरा ये है कि डाइवर्सिटी बिटवीन स्पीशीज, ठीक है। तो ये हमें सब पता ही है कि ए स्पीशीज अलग है और बी अलग है, कुत्ता अलग है, घोड़ा अलग है, बंदर अलग है, भालू अलग है। ये हो गया डिवीजन बिटवीन स्पीशीज। तीसरा है डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम्स, ठीक है। अब इकोसिस्टम्स क्या होते हैं कि जहाँ पे कई सारे जो स्पीशीज हैं ये इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को जिससे इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है कि ये कॉम्पीट भी करते हैं और एक दूसरे को रिलाय भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर यही बताया कि इस तरह की जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है उसी के कारण उनकी रेजिलियंस होती है। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतने ज़्यादा वो कम वल्नरेबल होंगे टू
एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, कि अगर एक लेट्स से जीन को, जो जिन लोगों के पास में एक तरह का जीन है वो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ सम इशू, तो दूसरे बच जाएंगे। तो अगर एक स्पीशीज है उसमें बहुत सारे डाइवर्स लोग हैं, डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स ज़्यादा है, दैट इज गुड फॉर देम, बिकॉज एक इकोलॉजिकल डिजास्टर से सारे के सारे नहीं मरेंगे। ओके, तो ये इनके लिए एक तरह से इंश्योरेंस देता है इनके बचने का। अब आयरनी ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है हम इसलिए यूज कर रहे हैं जब हम खत्म कर रहे हैं उसको, दैट इज द आयरनी है। ठीक है, और उसके लिए उसने ये हॉस्पिटल का एक पेशेंट की बताइए कि लाइफ सपोर्ट पे है, अब उसमें बहुत सारे नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो हम कह रहे हैं अरे यार इतने सारे वायर और नट बोल्ट हैं, ये हटा दो, लेकिन अब कौन सा वाला उसको सपोर्ट किए हुए ये क्या पता। ठीक है, हो सकता है उसमें कई सारे वायर और स्क्रू हटाने से कुछ नहीं हो, लेकिन अगर एक हटाने से आदमी खत्म हो गया तो वुड यू टेक दैट चांस, वुड यू टेक दैट गैम्बल? इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चन। जो इस तरह के एंड में आता है जिसके अंदर आंसर देने की जरूरत नहीं है उसको रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट पैरा एक्सेप्ट दैट इट इज आयरॉनिकल दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन अवेयरनेस। ये तो है, दिया हुआ है उसने आयरॉनिकल, दिस इज नॉट द आंसर। वुड यू टेक दैट गैम्बल? कहाँ पे दिया है ये भी दिया हुआ है। हाँ, क्या चीज? ये ऑप्शन बता दो, ये कहाँ पे दिया है, मिला है? ये क्या है? ये क्या है? यही तो बोल रहा है ये देखो, आप पढ़ो इसको। Irony is that the word biodiversity has currency mostly because humans are in the process of destroying what it refers to। मतलब ये है कि जब वो चीज खत्म होने लगी तब हमें उसकी याद आई, जब तक वो चीज बहुत अच्छी चल रही थी तब तक हम उसको याद ही नहीं करते थे, है ना। और जिस दिन वो खत्म होने को आया, जैसे अब आपके परिवार में फॉर एग्जाम्पल कोई सपोर्ट स्टाफ है, कोई है डोमेस्टिक, कोई हमारा होते हैं घरों में, जैसे डोमेस्टिक हेल्प होती है या कोई होते हैं, तो जब तक सब कुछ चल रहा होता है हम उनको उतनी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं छोड़ के फॉर वट एवर रीजन, एंड देन वी रियलाइज कि अरे यार इसके कारण तो हमारी पूरी परिवार फंक्शन कर रहा था, इन ये चले गए तो कितनी मुसीबत हो गई, तब हम उन्हें याद करते हैं। तो वैसे ही ये कह रहा है कि आयरनी ये है कि बायोडाइवर्सिटी की करेंसी मीन्स वैल्यू। ओके, इट हैज वैल्यू मोस्टली बिकॉज ह्यूमंस आर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग व्हाट इट रेफर्स। आप समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर। तो ये बोल रहा है इकोसिस्टम, सॉरी, इट इज आयरॉनिकल दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन अवेयरनेस अबाउट व्हाट बायोडाइवर्सिटी इज। Would you take that gamble? Is a rhetorical question. Yes, it is a rhetorical question. Therefore, this is not the answer. Author uses the analogy of the patient and hospital to explain how birth biodiversity is on the verge of annihilation. Annihilation वगैरह की तो बात नहीं बोली. This is a very strong word here. Annihilation means complete destruction. वो ये थोड़ी कह रहा है कि अर्थ की बायोडाइवर्सिटी completely destroy हो रही है. Okay, so therefore this is the correct answer. Wires and screws are metaphor for diversity without which things wouldn't function properly. This is correct. राइट तो इसलिए इसमें थर्ड सी इज द इजी आंसर। एग्रीड? So what is the difficulty level of this question? The difficulty level. क्वेश्चन का? हाँ। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल तो इजी था यार ये वाला तो। अब बताओ अच्छा कि आपको डिफिकल्ट लगा या मॉडरेट लगा तो क्यों लगा? बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर आस्किंग यू हैव अ रीजन फॉर आस्किंग, तो प्लीज इलैबोरेट। Sir, इसमें मतलब I spent a lot of time. I did like 2 questions and 1 was right. And this is wrong. I marked B because I thought कि मतलब मुझे ये rhetorical question समझ में आ गया था. But then I thought कि how can we know that he's not here? What the suggestion is? So I marked B. You marked B, Bombay? Yeah. Now I understand why it's incorrect. Because annihilation को मैंने थोड़ा ignore कर दिया because मुझे लगा verge है तो मतलब it's on the verge, then that but should annihilation क्या होता है? Annihilation means complete destruction. Complete destruction, absolutely. That's a very very extreme situation. Strong word. है ना? D आपने पकड़ लिया था, D दिल्ली। हाँ। अच्छा, D I didn't have a problem. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट देखो जनरली क्या होता है ना, एक और चीज आप समझो कि ये इस तरह के क्वेश्चन रिटोरिकल जो होते हैं ना, ये मतलब दे आर रियली सजेस्ट दिस ओनली कि ऑथर कह रहा है कि नहीं हमें नहीं लेना चाहिए। वुड यू टेक दैट गैम्बल? नो वी वुडंट। ओके, जनरली जो रिटोरिकल क्वेश्चन होंगे उनको अगर कोई आंसर करेगा तो नो में ही करेगा। ओके सर। जनरली मतलब 99%। ओके, चलो नेक्स्ट। An ecosystem's diversity can reflect its potential to adapt to future changes because ecosystems with species diversity may have an insurance against environmental changes. ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा, ecosystem diversity might reflect what's happening in the environment past and indicates its potential to adapt to future change. ये यहाँ से आएगा कि
जैसे just as genetic diversity provides species with resilience to environmental change, species diversity increases the resilience of ecosystems. ओके तो ये सॉरी यहाँ से भी, हाँ यहाँ से भी आ जाएगा. Species diversity increases the resilience of ecosystem, so an ecosystem diversity might reflect and indicate its potential to adapt to future change. तो ये यहाँ से मिल जाएगा अपने को, right? With species may have an insurance against environment. बाकी देख लेते हैं. Ecosystem which have a few common and abundant species adapt better to change than ecosystem. ये तो उल्टा बोल रहा है, बिल्कुल ही उल्टा बोल रहा है ना. Ecosystem need both common and rare species. See, he has not made a difference between common and rare in terms of what they do for an ecosystem. ये जो रेयर और कॉमन स्पीशीज की जो बात हुई है वो एक अलग उसमें हुई है, कॉन्टेक्स्ट में हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका इकोसिस्टम के उससे कोई लेना देना नहीं, राइट? सो दिस कैन बी रूल्ड आउट. Ecosystem that have genetic diversity with some of the species can within some of its species. ओके, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है. सर कॉमन और रेयर स्पीसीज का मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं हुआ? हाँ, कॉमन एंड रेयर स्पीसीज जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं हुआ? कैसे हुआ? देखो, अगर सपोज करो कि एक इकोसिस्टम है, ठीक है, इसके पास में 2 कॉमन स्पीशीज है और 3 रेयर स्पीशीज है सपोज, और एक दूसरा इकोसिस्टम है, उसके पास में कॉमन और रेयर, इसके 50 कॉमन स्पीशीज हैं इसके पास में, और 10-15 रेयर स्पीशीज हैं इसके पास में. तो विच सिस्टम, तो कैन वी से दैट इट नीड्स बोथ कॉमन एंड रेयर? बोथ तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन बोथ भी बहुत सारे होने चाहिए. ओके, उनके वो भी मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 ही हो. दे नीड स्पीशीज डाइवर्सिटी, मीन्स बहुत सारे स्पीशीज होने चाहिए. वो कॉमन हो रेयर हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है, ओके, ये कॉमन स्पीशीज हो कि रेयर स्पीशीज हो, वो उससे रिलेट नहीं किया है उसने. ठीक है, तो इसको आप वहां पे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि कॉमन और रेयर क्या है? नीड्स बोथ कॉमन एंड रेयर. जैसे सपोज करो कोई बोले कि भाई एक टीम नीड्स बोथ बॉलर एंड बैट्समैन टू विन अ मैच, तो बैट्समैन और बॉलर तो हर टीम में होते ही हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 और 6 होते हैं, किसी में कुछ भी होते हैं. तो इट डजंट मीन दैट कि जो अगर एक उनके पास में दोनों हैं तो वो बच जाएंगे, लेकिन जितनी उनकी वैरायटी होगी उसमें उतनी ज़्यादा वो अच्छे इफेक्टिव होंगे. इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं. तो मैंने इंश्योरेंस वर्ड पढ़ के उसको मार्क नहीं किया था फर्स्ट को. देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम किसी वर्ड के लिटरल मीनिंग पे इतने ज़्यादा हंगअप हो जाते हैं कि वी डोंट एक्सप्लोर द मेटाफोरिकल और फिगरेटिव मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, है ना? आपने इसमें इंश्योरेंस को क्या पढ़ा, मतलब व्हाट वाज योर लेट्स से रिएक्शन व्हेन यू रेड इंश्योरेंस हियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस? तो मतलब मैं कंफ्यूज था ए और सी के बीच में, तो मतलब क्योंकि मैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था. कॉमन और रेयर स्पीसीज को भी मैं डाइवर्सिटी की तरह ही देख रहा था. हाँ, तो इसीलिए वहां पे इंश्योरेंस वर्ड थोड़ा मुझे उसकी वजह से मतलब मुझे लगा कि सी बेटर लग रहा था मुझे. भाई हमें वहाँ ये कहा गया है कि जिन इकोसिस्टम्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है वो ज़्यादा अडेप्ट कर सकते हैं अपने आप को फ्यूचर एनवायरनमेंट की. ठीक है, दैट मीन्स कि जिनमें स्पीशीज होगी तो एनवायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट इट विल एक्ट लाइक एन इंश्योरेंस. तो एक्टिंग लाइक एन इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? कि एक्टिंग लाइक अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस. दैट मीन्स दे विल बी एबल टू बेटर अडेप्ट. तो ये डिफरेंट वेज में लिखा हुआ है. बहुत सारी बातें क्या होती है ना, ये जो ऑप्शन बनाने वाले हैं ये सेम चीज को दूसरे वर्ड्स में जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो वी शुड नॉट बी. ओके, मेनी टाइम्स व्हाट दे डू है ना, दूसरे वर्ड्स में लिख देते हैं उसको. ओके, चलो. फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम 4th पैरा. लास्टली वी हैव क्रैब्स शेल. अब देखो 4th पैरा में ये कह रहा है वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, स्पीशीज इंटरैक्ट विद ईच अदर फ्रॉम द आर्कटिक. एन इकोसिस्टम माइट बी एज लार्ज और एज स्मॉल एज द कम्युनिटी. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इकोसिस्टम जो हो सकते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है? इकोसिस्टम कैन ओनली बी फॉर्म्ड व्हेन, ये ओनली से ही गलत हो गया. ये इवन स्मॉल इकोसिस्टम कैन हैव डाइवर्स स्पीशीज. यस, ये बोल रहा है ना, इकोसिस्टम कैन बी एज लार्ज और एज स्मॉल एज द कम्युनिटी ऑफ स्पॉन्जेस. सो दिस लुक्स फाइन, वी कैन कीप इट. स्पीशीज दैट डोंट रिलाई ऑन अदर स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम. ये थोड़ी है इसका मतलब. यहाँ पे कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है. ठीक है, यहाँ पे तो इसमें इकोसिस्टम कैसे बनते हैं, उसमें क्या डाइवर्सिटी होती है और उसमें कितने बड़े हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं, सिर्फ ये बोल रहा है. वो ये नहीं कह रहा है कि जिसमें दे डोंट रिलाई ऑन अदर स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो दिस इज रॉन्ग.
दे नीड अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ नेचुरल कंडीशन। ऐसा कैसे है भाई, यहाँ पे तो ये तो उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे तो बहुत डाइवर्स कंडीशंस हैं। ओके, आर्कटिक टुंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एस्चुरीज, मिडनाइट जोन्स, they have a wealth of ecosystems, so we can't say that they need a very specific set of natural conditions. This is exactly opposite, so ये भी गलत हो गया। B is right answer. Does it make sense? Yes. Yes, sir. So the following studies will least enhance the depth of author's central argument. देखो यहाँ पे least enhance the depth में या तो कोई ऐसी चीज आ जाए जो totally irrelevant हो, और या ऐसी चीज आ जाए जो already पैसेज में हो रखी हो, तो उसके बाद में उस स्टडी को करने का कोई फायदा नहीं होता, राइट? सो देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट और एनालाइजिंग ऑप्शंस, दैट ईदर इट हैज टू बी टोटली इररिलेवेंट और इट हैज टू बी समथिंग दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द पैसेज एज हैविंग बीन डन, देन इट विल नॉट ऐड एनी डेप्थ। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं कि विच ऐड द लीस्ट डेप्थ, तो इसका हम पहले से ही अगर हमारे दिमाग में हम एक फ्रेमवर्क बना के रख लें कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए या तो हमारे पास में एक ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो टोटली इररिलेवेंट हो, तो दैट विल नॉट ऐड एनी डेप्थ, और ऐसी बात होनी चाहिए जो ऑलरेडी पैसेज में बोल दी गई हो, तो दैट विल आल्सो नॉट ऐड एनी डेप्थ, राइट? So let's look at the different options. A study that tries to understand whether presence of different types of ecosystem in an environment affects the health of the environment. ये तो relevant है, right? तो ऐसी स्टडी करना तो relevant है, तो ये आंसर नहीं है। A study that estimates the effect of replacement of one species with a different one will have no overall yes. अगर एक स्पीशीज है इकोसिस्टम में, उसकी जगह हम दूसरा लेके आ गए तो कितना रेजिलियंस उसकी चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो ये भी एक वर्थवाइल स्टडी है। A study that establishes the importance of species diversity within an ecosystem, ये तो ऑलरेडी बोल रहा है, देखो ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया उसने, ठीक है, यहाँ पे इसने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया इन सभी से, ठीक है, इन सभी से इसने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया, therefore this will not add any more depth. A study that surveys the nature of services one ecosystem provides to the other dependent on it, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके की सर्विसेज एक दूसरे को दे रहे हैं, क्या वो सर्विसेज इंपॉर्टेंट हैं, कितनी इंपॉर्टेंट हैं, वो अगर नहीं दे तो क्या हो जाएगा, तो ये सब चीजें भी रेलेवेंट है स्टडी के लिए। करेक्ट आंसर इज सी हियर, ये क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है वहां, तो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। ओके, यस, एनी क्वेश्चंस? डज लीस्ट एनहांस डेप्थ इक्विवेलेंट टू वीकनिंग? नहीं, नॉट रियली, नॉट रियली, ओके, नॉट रियली। लीस्ट एनहांस द डेप्थ मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज, तो इसमें ये नहीं कह सकते हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज विल लीस्ट एनहांस द डेप्थ मींस विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन द ऑथर आर्गुमेंट। नो, दिस मींस कि ऑथर का जो आर्गुमेंट है कि जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, उतना ज्यादा अर्थ के लिए अच्छा है, तो इसके सेंटर, ये उसका सेंट्रल आर्गुमेंट, तो इसको कौन सी इसमें से स्टडी एनहांस नहीं करेगी, लीस्ट एनहांस करेगी, मतलब उसमें ऐड वैल्यू नहीं करेगी, और उस तरह से सोचना है हमको। चलिए, अब ये डोरा वाला क्वेश्चन जो है, डोरा में हमने देखा था कि डोरा जो है एक लैटिनक्स कैरेक्टर है, तो लैटिनक्स कैरेक्टर इसलिए है, इसलिए लाई गई थी क्योंकि निकलोडियन वालों ने सोचा था कि अभी तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं चल रहा 80 प्राइम टाइम कैरेक्टर में जो कि लैटिनक्स हो, और उस टाइम पे अमेरिका में पैट बुकनन वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट एंड देयर वर rhetoric about expelling the immigrants, okay, and not really having people from outside come here. तो ये लोग चाहते थे निकलोडियन वाले कि एक ऐसा कैरेक्टर हो जिससे कि रिलेट कर सकें नॉन लेटिनो ऑल्सो, एंड देयर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इमिग्रेंट्स एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ पीपल अदर देन देयर ओन इज एनहांस्ड एंड दे नॉर्मलाइज बायलिंगुअलिज्म, क्योंकि जो जितने भी लेटिनक्स लोग होते हैं ये बायलिंगुअल होते हैं, जैसे इंडियन भी वहाँ जाते हैं यूएस में, या जो एशियंस जाते हैं, तो दे आर ऑल बायलिंगुअल पीपल, राइट? अमेरिकन्स आर द पीपल हु आर मोनोलिंगुअल एंड सो आर ब्रिटिश पीपल। तो और बाकी जगह आप जहाँ पे भी जाएंगे, फ्रांस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, इटली चले जाओ, स्पेन चले जाओ, हर जगह पे यू विल फाइंड बायलिंगुअल पीपल, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन का ही एक ऐसा ये है, और ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये मोनोलिंगुअलिज्म है। तो उसको बायलिंगुअलिज्म को नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने डोरा को क्रिएट किया। फिर क्या हुआ कि जो क्रिएटर थे वो और चाहते थे कि डोरा जो भी कैरेक्टर हो उससे उनके जो ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, वो रिलेट करें, और क्योंकि डोरा के क्रिएटर वाइट थे सारे, तो उन्होंने एक मिस्टर कोर्टेस को बुला लिया कि हमें हेल्प कीजिए डोरा को का कैरेक्टर क्रिएट करने की। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसको ना मैक्सिकन बनाओ, ना पोर्टो रिकन बनाओ, ना क्यूबन,
तो ये सब लैटिनक्स हैं, ये सब लैटिन अमेरिका के लोग हैं। तो वो क्या कह रहा था कि इसको ये सब मत बनाओ, उसको एक जनरल लैटिना पैन लैटिना कैरेक्टर बना दो। मतलब कि ये ना हो कि उसके फीचर मैक्सिकन जैसे लगे या क्यूबन जैसे लगे या पोर्टोरिकन, क्योंकि फिर वो उन्हीं कल्चर के लोग उससे एसोसिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें तो इसको क्रॉस कल्चरल लोगों को एक्सेप्ट करवाना है। तो ये शो जो था फिर बहुत ज़्यादा हिट हो गया। ठीक है, और अब क्या हो रहा है उसके बारे में ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, और original team members said they never expected anti-immigrant rhetoric to become so central to American political discourse. तो उस टाइम पे ये कह रहे हैं कि हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि जो एंटी इमिग्रेंट रिटोरिक है, मतलब कि इमिग्रेंट नहीं आने चाहिए, भगाओ सबको, ये अमेरिका के पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक बहुत ही सेंट्रल पार्ट बन चुके हैं। और हमने डोरा का बनाने से हमें लगता है कि हमने कोई अच्छा इम्पैक्ट किया है किड्स के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस फॉर अ कैरेक्टर हु स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड हैज अ डिफरेंट स्किन कलर इज मोर नाउ। ठीक है, तो डोरा बनाने का उनको ये सब फायदा हुआ। तो डोरा के क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। निकोलोडियन वेंट ऑन विद द डोरा कैरेक्टर, लैटिना कैरेक्टर फॉर ऑल द रीजंस एक्सेप्ट नन ऑफ द प्राइम टाइम कैरेक्टर्स वर अंडर 18। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि नन ऑफ द प्राइम टाइम कैरेक्टर्स वर अंडर 18। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस, नॉट द आंसर। टू मेक श्योर दैट मेन कैरेक्टर ड्रॉज मोर अटेंशन। तो ये नहीं था कि उसको अटेंशन ज्यादा आए। ठीक है, अगर उनको ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करनी तो इनफैक्ट दिस वाज एग्जैक्टली रिवर्स। ओके, मोर अटेंशन to express disagreement with Pat Buchanan's philosophy of alienating Spanish speakers. Yes, उनका ये भी था कि जो पैट बुकैनन जो अपना रिटोरिक चला रहे थे कि स्पेनिश स्पीकर्स को बाहर करो, सेपरेट करो, उसके अगेंस्ट में एक डिसएग्रीमेंट दिखाना। नो, दे आर एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ अमेरिका, दे वांटेड टू शो दैट, देयरफॉर दिस इज अ करेक्ट रीजन व्हाई दे वेंट विद इट एंड सो रॉन्ग आंसर। टू मेक अ स्टेटमेंट सपोर्टिंग डाइवर्सिटी एंड बायलिंगुअलिज्म, ये तो हमने यहाँ पे देखा ही अभी कि इन्हें नॉर्मलाइज बायलिंगुअलिज्म करना था। ठीक है, डाइवर्सिटी लानी थी। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, टू मेक श्योर दैट मेन कैरेक्टर ड्रॉज मोर अटेंशन। अटेंशन वाज नॉट देयर aim. Their aim was basically acceptance among non-Latino people, acceptance among the entire Latino people, the kids, and also to show that this anti-immigrant rhetoric was not the right thing, and Americans do not support it. Okay, so I hope कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। Which of the following statement, if true, contradicts the rationale of Carlos Cortes behind adopting this? तो कार्लोस कोटेस ने क्यों अडॉप्ट किया? ताकि सारे के सारे लैटिना जो भी कम्युनिटी के लोग होते हैं, चाहे वो मैक्सिकन हो, पोर्टोरिकन हो, कि कहीं के भी हो, क्यूबन हो, वो उससे आइडेंटिफाई करें। तो कॉन्ट्रडिक्ट करना है हमको। ठीक है, कार्लोस कोटेस का जो रीजनिंग है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, मतलब वीकन करना है। तो वीकनिंग के क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए? प्री थिंकिंग। वीकनिंग के क्वेश्चन में प्री थिंकिंग करनी चाहिए। प्री थिंकिंग मतलब क्या है कि बिफोर लुकिंग एट द आंसर्स लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हिच कैन बी अ करेक्ट आंसर हियर। तो हमें उसका रैशनल ये था कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एक पैन लैटिना कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो आपको इसको वीकन करना है, तो आप एक ऐसा स्टेटमेंट लेके आओ जो कहे कि नहीं, जो बच्चे हैं वो तो बेसिकली लेट्स से वो किसी भी एक पर्टिकुलर अगर कंट्री के होते हैं तो दूसरों से जो अगर दूसरे मिक्स एट्रीब्यूट्स अगर उसमें होंगे तो उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब किसी भी बच्चे के लिए अगर मैक्सिकन है तो वो मैक्सिकन से आइडेंटिफाई कर पाएगा, अगर वो पेरुवियन है तो पेरुवियन से कर पाएगा। तो ये इस तरह का अगर हमें एक ऑप्शन मिल जाए तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। वो ऑप्शन हमें कहाँ मिल गया? सी में। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ किड फ्रॉम एनी वन कल्चर टू रिलेट टू अ कैरेक्टर व्हिच इज अ मिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अदर कल्चर्स। लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस। A character embedded in one culture along this will be easy to relate to for that group of kids from, ये तो उसको सपोर्ट कर रहा है। ये किसी को लग सकता है ए, किसी ने ए भी मार्क कर दिया हुआ शायद, लेकिन ए तो उसको सपोर्ट कर रहा है ना कि एक कल्चर में अगर एक कैरेक्टर होगा तो वो उसी ग्रुप के किड्स को वो रिलेट कर पाएगा। मतलब दे विल बी द किड्स ऑफ एनी ग्रुप विल बी एबल टू रिलेट टू दैट कैरेक्टर इन द कल्चर दैट इज एम्बेडेड टू द सेम कल्चर दैट दे बिलोंग। तो ये तो उसको सपोर्ट कर रहा है एक तरह से, ये नहीं है। It was important for preschoolers to find some commonality with the main character. It was, ये तो again, ये तो strengthen कर रहा है उसको. This is not weakening it.
Kids from various Latino backgrounds spot the similarity they share with the main character more easily. Again, this is supporting it. So C is the right answer. The last ए two. ऑप्शन हाँ जी, एक बार दोबारा रिपीट कर देते ए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन ना करेक्टर रेमेडीज ए वाला ऑप्शन. यस सर देखो, ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि a character embedded in one culture among Mexican. सपोज करो उसने डोरा की जगह पे एक अडोरा ले आई, वो निकलोडियन वालों का ये अडोरा है, ये मैक्सिकन कैरेक्टर है, पैन लेटिना नहीं है, मतलब इसके अंदर फीचर्स जो दिखेंगे आपको मैक्सिकन जैसे दिखेंगे. तो अगर कैरेक्टर एम्बेडेड इन वन कल्चर अमंग मैक्सिकन और पोर्टो रिको और कोबनो, तो अगर अडोरा कैरेक्टर आ गई है जो मैक्सिकन है, विल बी इजी टू रिलेट टू फॉर दैट ग्रुप ऑफ किड्स. तो मैक्सिकन किड्स जो हैं वो इससे रिलेट कर लेंगे. ठीक है, अमंग द लेटिनो बैकग्राउंड में पोर्टो रिकन भी होंगे, क्यूबन भी होंगे, XYZ भी होंगे, तो जो मैक्सिकन होंगे वो इसके अच्छी तरीके से रिलेट कर लेंगे. तो ये तो रैशनल था उसका कि भाई ये लोग इसी से रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए हमें पैन अमेरिकन लानी पड़ेगी, पैन लैटिना लानी पड़ेगी हमें. ठीक है, तो दिस इज सपोर्टिंग इट, नॉट वीकनिंग इट. ओके सर ओके ऑलराइट, लेट्स लुक एट द 15th. The last two paras of the passage imply that. तो लास्ट टू पैरास क्या है देखिए, कहाँ गया? हाँ, लास्ट टू पैरा में ये बताया गया कि क्या क्या हुआ उसमें. ठीक है, तो लेट्स लुक एट द ऑप्शन. डोरा's creator hopes that her popularity will make kids more empathetic towards those different from them. हो सकता है, isn't it? Dora's storyline effectively countered the anti-immigrant rhetoric taking over the American political discourse. क्या ये सही आंसर है? No, sir. क्यों नहीं है? इफेक्टिवली काउंटर्ड नहीं बोला. इफेक्टिवली काउंटर्ड मतलब कि जो भी अमेरिकन एंटी इमिग्रेंट रिटोरिक था वो धरा का धरा रह गया. ऐसा थोड़ी है यार, अगर एक शो से ऐसा होने लग जाए तो फिर क्या बात है. ठीक है, अगर ऐसे रिटोरिक ऐसे शांत होने लग जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो लोग धड़ल्ले से ऐसा बनाने लग जाएंगे सीरियल. तो ये दिस नॉट द आंसर. लिटिल किड्स डोंट जनरली लर्न अ लॉट, ये तो बिल्कुल गलत है, उल्टा बोल रहा है ये. It is possible to make a powerful political statement against the establishment. See, he's not saying that this is a powerful political statement. Okay, he's not labeling it as a powerful political statement. He's just saying that he made the Nickelodeon people made a statement against the anti-immigrant rhetoric, but whether it was powerful, whether it really resulted in Americans withdrawing this particular line or whatever, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि original team member they never expected to become so central to American political discourse. मतलब ये जो है एंटी इमिग्रेंट बहुत सेंट्रल हो गया था उनके उसमें. तो हम तो वी होप वी हैड एन इम्पैक्ट ऑन लिटिल किड्स. तो अभी ये होप कर रहे हैं कि भाई हमारा कुछ तो फर्क पड़ा है उनके ऊपर. और यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि पावरफुल स्टेटमेंट भी बना दिया और काउंटर भी कर दिया. तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन हो गया. ए इज राइट आंसर. Which of the following survey results, if true, would least validate the purpose of creating Dora? तो डोरा का least validate मतलब वीकन, कि डोरा जिस काम के लिए बनाई गई, तो कौन से रिजल्ट से हमें अगर ये पता लगे तो डोरा को क्रिएट करने का पर्पस इनवैलिडेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा. सो दिस वीकनिंग स्टेटमेंट, दैट मींस वी शुड प्री थिंक. प्री थिंकिंग में क्या आएगा कि अगर ऐसा पता लगे कि डोरा को ये बनाया गया था इसलिए ताकि वो दूसरे भी बैकग्राउंड के लोगों में पॉपुलर हो जाए, और वो अगर ऐसा नहीं होता, सपोज कि डोरा को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, दूसरे बैकग्राउंड के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा. ठीक है. ए से सर्वे दैट डेमोन्स्ट्रेट दैट वाचिंग डोरा's adventure has turned many kids into, ये तो अच्छी चीज है, दिस वुड वैलिडेट द पर्पस. दिस इज द रॉन्ग आंसर. सर्वे दैट हाइलाइट्स दैट डोरा इज नॉट पॉपुलर अमंग नॉन लेटिनो किड्स. तो ये क्या मतलब है कि नॉन लेटिनो किड्स में उसको पॉपुलर करने वाले थे कि नहीं करने वाले थे? पढ़ने वाले थे. और वो नहीं हुई पॉपुलर, तो उसका पर्पस डिफीट हो गया. तो दिस कैन बी द आंसर. सर्वे दैट शो डोरा इज पॉपुलर अमंग किड्स फ्रॉम ऑल लेटिनो बैकग्राउंड, ये तो पर्पस वैलिडेट हो गया. सर्वे दैट proves kids who grew up are less invested in anti-immigrant. Good, this is a good thing that anti-immigrant rhetoric is not being bought by these kids who grew up watching Dora. That means they don't subscribe to this philosophy of anti-immigrant rhetoric. So this is a good thing. This is the purpose that Dora people who created Dora set out for. Therefore, this is also not the answer, and correct answer is B. All right. I hope clear. Yes, sir. चलिए, ग्रेट. आगे चलें.
हाँ, क्वेश्चन क्या है भाई? एक कोई क्वेश्चन आ गया, कोई एक लंबा चौड़ा किसी ने लिख दिया है. During the RC, while question felt trap, not careful by reading anyone for reading by reading the question. अच्छा चलो ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं आगे. आगे समरी. अब देखो समरी में क्या है कि अमेरिकन एरा इज कमिंग टू एन एंड एज द वेस्टर्न ओरिएंटेड वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वन डोमिनेटेड बाय द ईस्ट. The historian has written that with the descent of West, reorientation of the world, China gets most powerful. Two things are likely to happen. It will try to use its growing influence to reshape the rules and institutions of international system to better serve other states in the system. Blah blah blah. ठीक है भाई. तो अब हम क्या करें इसको? Let's look at the first option. Niall Ferguson's predictions about the ascendancy of the East is likely to come true as China using its growing influence amidst a power transition. Can this be the answer? And if not, why not? इसमें दिया हुआ है कि चाइना विल लाइकली यूज इट्स पावर, पर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में कि उसने ऑलरेडी कर लिया यूज. हाँ, China uses its growing, like China uses its growing, China will try to use its growing influence. और यहाँ बोल रहा है China uses its growing influence. दूसरी बात, इसमें बेसिकली ये नहीं बोला है कि अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, इसमें सिर्फ वो बात तो बताई नहीं हुई है ना. असेंडेंसी ऑफ द ईस्ट इज ओके, but as the American era is coming to an end, Western oriented dominated world order is coming to an end, ठीक है, is replaced by this. Therefore this has got many holes, so we can safely rule it out. और भी इसमें ढक्कन, इसमें बहुत सारे गड्ढे और भी होंगे, but primarily इसमें ये सब गड्ढे हैं जिसके कारण इसको बाहर कर दिया गया. Realists foresee an atmosphere of distrust and conflict. ये बोल रहा है कि there will be distrust and conflict because of the likelihood of China using China's use likelihood. ठीक है, तो this is okay. Through American decline, yes, to manipulate the system for its own interest, because better serve its own interest. This looks okay. इसमें कोई distortion नहीं दिख रहा है. Yes, sir. With the American era coming to an end, China will go against all other countries. China will go against all other countries. ये तो declare कर दिया उसने. ठीक है. तो दूसरा use its clout, ये सब भी नहीं बोला कि distension, distrust हो जाएगी. ये सब भी नहीं बोला. और चाइना विल गो अगेंस्ट, अपना इन्फ्लुएंस यूज करेगी, ये भी नहीं बोल रहा है इसने. तो इसमें भी बहुत सारे गड्ढे हैं. वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन एरा इज द राइज. वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है ये. ओके, दीज आर हैपनिंग पैरेलली. ओके, अमेरिकन एरा इज कमिंग टू एन एंड एज इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय दिस. सो इट इज नॉट दैट वन थिंग इज लीडिंग टू अदर. देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइन नहीं है ये. ठीक है, दीज आर टू पैरेलल थिंग्स हैपनिंग. देयरफॉर दिस इज आल्सो रॉन्ग. बी द राइट आंसर. सर हाँ सर, डी को ऐसे मतलब वही है ना कि कोरिलेशन डजंट मीन कॉजेशन. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. प्लस उसमें और भी इश्यूज हैं. ओके, वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज इज द राइज ऑफ चाइनीज हेजेमनी व्हिच रियलिस्टिकली विल गिव वे टू कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्राइक. ठीक है, लेकिन ये दूसरी कंट्रीज नहीं आया कि दूसरी कंट्रीज को ये अपना चैलेंज करेगा और अपना इन्फ्लुएंस यूज करेगा. वो भी नहीं कैप्चर किया इसमें इसने, है ना. Difficulty level, yes, I would say that it is bordering from moderate to difficult. Yes. Yeah, one is because there were, passage was not lengthy, but इसके जो options थे वो थोड़े से lengthier थे. ठीक है, तो जब lengthier options होते हैं तो उसमें कई बार हम reading बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा tad difficult. But as I maintain that para summary questions are the lowest hanging fruits. And they should be attempted without absolutely any hesitation, and more or less chances are that you will get 2 out of 3 correct. इसलिए ये तो करने ही करने चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए इनको. सर इसमें फर्स्ट वाले में डिस्टॉर्शन कैसे एक बार बताएंगे? एक तो ये है कि चाइना इज यूजिंग इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस. वहां बोल रहा है चाइना विल ट्राई टू यूज इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस. दूसरा, पावर ट्रांजिशन कैसा हो रहा है? पावर ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? ट्रांजिशन मीन्स there was a supremacy of one particular country or one particular world order. Now that is being challenged by other world order. So where is that first world order? अमेरिका और वेस्टर्न का तो नाम भी नहीं लिया इसने यहाँ पे, है ना, इसलिए गलत है इसमें. ओके, बिकॉज आई हैड वर्कड ऑन न्यूज़पेपर सिंस आई वाज वेरी नवंबर. तो ये तो बिकॉज करके बोल रहा था, पहला तो नहीं हो सकता. सम ऑफ द स्टोरीज हैड बीन अबाउट बॉक्सिंग, सम अबाउट बेसबॉल. Writing them, okay, they were the things. तो अब इसमें क्लियर इंडिकेशन है कि they were the things I had known best.
This can only refer to what is given in 2. which one? 2. Okay, so 2 or 4 become a mandatory pair, isn't it? Yes, sir. He's talking about boxing, he's talking about baseball, he's talking about horse racing. These are things he had known best and had been closest to, and several were about the first world. Writing them. Okay, so writing them means these things which he knows best. Felt all the emotions I had to feel and put it all in the knowledge of them that I could express and read until all of them and gone out of me. So because I had worked on newspapers since I was early, I could never remember anything. Once I had written down, my memory was ये end में आ गया. So 2, 4, 3, 1 becomes the order. थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो I would not say that. मैंने 242 बनने थे, 1 को पहले लगा दिया था. क्या किया? 1 को पहले लगा दिया था. सबसे पहले. यस. हाँ, मतलब 1 फिर यस सर मैंने भी 4, 3 है ना? यस सर 32 डाला था 1432. 1, 4, 3, 2 नहीं, देखो 2, 4, 3 तो एक ब्लॉक है, ठीक है, ये नहीं चेंज कर सकते आप. हाँ, आई एग्री कि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, और इन्होंने 4 and 3 because writing them I had felt all the emotion. तो writing what? See, आपने ये writing them, okay, you might say that 2 से आपने relate कर दिया उसको. 4, 2, 3, 1. नहीं, 4 से आप कैसे start कर सकते? They were the things. How can you start with they were the things? मतलब I fail to understand. So I thought that stories in second is referring to the things. नहीं I didn't spend a lot of time on this question, so I tried. देखो, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए और क्लियर अगर ऑर्डर नहीं हो रहा हो 1 मिनट के अंदर, तो उसको छोड़ दो. इसके हाँ सर, ऊपर मतलब मैंने छोड़ ही दिया था, बट मैंने सोचा कुछ कर देती हूँ, मतलब 30 सेकंड में कुछ लिख देती हूँ. कुछ कर दे तो ठीक है, कुछ कर दे तो दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके, आई विल नॉट कॉल इट मॉडरेट, आल्सो आई विल कॉल इट डिफिकल्ट. ठीक है सर बिफोर से कभी स्टार्ट नहीं होगा क्या सेंटेंस? सर उसमें 1 2 4 3 में क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर इसमें 1 2 4 3 जो आपने ऊपर लिखा उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि 1 और 2 कनेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, जबकि 4 और 3 और 1 कनेक्ट हो रहा है. 3 में ये कह रहा है कि मैंने उसको इतनी बार लिखा कि they had gone all out of me. And because I had worked on newspapers since I was very young, I could never remember anything once I had written it down. As each day you wiped your memory, so this idea relates to this idea is given in 3. लेकिन आप अगर 1 को ले लोगे तो 1 और 2 में कोई लिंक नहीं है. ठीक है सर 2 से स्टार्ट हो सकता है, मतलब some of the stories had been. हाँ, तो 2 से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. मैं सोचा इससे पहले कुछ और होना, had been बोला है ना, पास में जा रहा है ऐसा. नहीं ठीक है. देखो, अब आपको तो ऑर्डर देना है ना, चारों में रिलेटिव ऑर्डर देना है आपको. ठीक है, कोई हो सकता है कि कोई पैराग्राफ के बीच में से ले लिया हो, राइट? ऐसा भी जरूरी नहीं है. पैराग्राफ ये तो बदमाशी करते ही हैं, मैंने आपको बताया ही था. तो इसलिए मैंने बोला कि देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ ना, यू विल नॉट गेट एनी आंसर्स. ठीक है, मतलब देखो, जिन्होंने 2 4 3 पकड़ लिया उनको चैलेंज ये था कि 1 और 1 कहाँ लगेगा. इसमें ये सबसे बड़ा चैलेंज था. ठीक है, तो अगर आपने शुरू में लगा दिया तो ठीक है, आपने गलती करी, मतलब थोड़ा सा केयरफुली काम करते तो एंड लगाए थे, लेकिन उससे अलावा इसमें और कुछ नहीं है. देखो, है ना, तो आगे चलते हैं. लेट्स नॉट डिस्कस अननेसेसरली समथिंग जिससे कुछ होने वाला नहीं है. ठीक है, मैंने ऐसा सोचा, उसने वैसा सोचा, किसने कैसा सोचा. ठीक है यार, ऑर्डर आंसर तो आंसर ही है ना. ओके सर एक जनरल डाउट है इसी में, मतलब पैरा जंबल में ही, कि जैसे सर अगर हमें 3 ऐसे ब्लॉक मिल जाए यूजुअली और एक नहीं समझ आए, तो उसे मतलब हम इंट्रोडक्टरी, अगर वो नहीं लग रहा कि मतलब सेकंड से कनेक्ट हो रहा है, तो फिर हम लास्ट में लगा दें, मतलब इस करना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा. According to 18th century economist Adam Smith, the value of arts in use precedes the value in exchange. देखो, इसमें ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आर्ट जो होता है, जब उसको यूज करते हैं तो उसकी कहीं एक डिफरेंट वैल्यू होती है. ठीक है, क्योंकि ये हमें कनेक्ट कराती है हमारी हिस्ट्री से, हमारी आइडेंटिटी से, हमारे सिंबल से, हमारे पार्ट से, पास्ट से. ठीक है, और जो मार्केट की जो वैल्यू है, ठीक है, मार्केट तो एक सिर्फ वैल्यू बताता है आपको कि कितने में एक्सचेंज होगा ये. ठीक है, मार्केट कैन एस्टैब्लिश ओनली द कमर्शियल प्राइस. सो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल्चरल इकोनॉमिक्स दैट कैप्चर्स द वैल्यू ऑफ आर्ट्स हैज टू अंडरस्टैंड वैल्यू इन यूज, एंड दैट इन्वॉल्व्स ब्रॉडर वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्ट्स. तो ये एक की पॉइंट है इसमें. और अब आपको देखना है कि ये पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ.
वैल्यू ऑफ आर्ट्स इन यूज प्रीसीड्स देयर वैल्यूज इन एक्सचेंज। ठीक है, ये तो यहाँ बता दिया इसने। The latter focuses on market conditions while the former helps us connect with our past. So that's it. Is that it? No, he's saying cultural economics that captures the value has to understand value in use. तो ये नहीं है कि ठीक है latter focuses on market conditions is okay, agreed, while former helps to connect with the past is okay, but what is the link between them? That has not been given in one. The link is that this cultural economics that captures the value of art has to अंडरस्टैंड द वैल्यू इन यूज। तो इन अ वे ही इज ट्राइंग टू से कि जो वैल्यू इन यूज है वो कहीं कहीं ज्यादा है, ओके, वैल्यू इन एक्सचेंज की बजाय। जो एक्सचेंज में आपको उसके पैसे मिलते हैं, $1 मिलियन है, ठीक है, तो $1 मिलियन इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो भी $1 मिलियन की बात कर रहा है कल्चरल इकोनॉमिक्स, दैट इज टू अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू ऑफ आर्ट्स इन यूज कितनी ज्यादा है। ओके, दैट मीन्स इट इन अ वे इट कैन नॉट बी रियली मेजर्ड, ओके, बिकॉज इट creates an identity, it links us to previous generations, anchors us to history and blah blah blah, and therefore the cultural economics has to understand the value in use. That is his main point here. तो इसलिए ये गलत है। The commercial market bothers about the value of arts in exchange, but the society is concerned about the values of arts in use. The society is concerned, plus इसमें वो भी नहीं लिखा हुआ है कि the cultural economics has to understand the value in use, ये भी नहीं लिखा है। और वैल्यू ऑफ यूज क्या होती है, आर्ट इन यूज क्या होती है, इट कनेक्ट्स अस टू द पास्ट, प्रीवियस जनरेशंस, हिस्ट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, वो भी कुछ नहीं बताया इसमें। तो बी इज आल्सो रॉन्ग। द आर्ट्स आर अ सोसाइटीज मींस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, फाइन, क्रिएटिंग अ कॉमन आइडेंटिटी, फाइन। अ कल्चरल इकोनॉमिक्स नीड्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आर्ट्स, वही बोल रहा है वो, ये मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे। दिस इज द मेन पॉइंट, दो थ्रू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट, यस, राइट, दैट इन्वॉल्व ब्रॉडर वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड द वर्ल्ड। सो दिस इज द मोस्ट की आइडिया हियर, तो इसको तो रखना पड़ेगा। द मार्केट कैन एस्टैब्लिश द कमर्शियल प्राइस ऑफ आर्ट बट कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स ट्रू वैल्यू। सोसाइटी नीड्स टू अप्रिशिएट द वैल्यू। अरे यार, वो तो सब ठीक है भाई कि सोसाइटी नीड्स टू अप्रिशिएट, वो वैल्यू ऑफ आर्ट्स इन यूज होता क्या है ये तो बता दो। इसलिए सी करेक्ट आंसर। बोलिए शुभम। सर मेरे को ए और सी में कंफ्यूजन थी, मैंने सी ये सोच के एलिमिनेट करा था क्योंकि आर्ट इन एक्सचेंज की बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये क्या लिखी हुई है आर्ट्स इन एक्सचेंज की बात? ये क्या है? आर्ट इन एक्सचेंज नहीं बात, ये क्या लिखा हुआ है? आर्ट इन एक्सचेंज लिखा तो हुआ है सर सी ऑप्शन में। हाँ, तो क्या चीज नहीं हुई उसमें? आर्ट इन एक्सचेंज की बात नहीं हुई बोल रहे हो आप? हाँ जी सर। कल्चरल इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स वही हो गया ना। आपकी बात तो कल्चरल इकोनॉमिक्स से बेसिकली वही डिस्क्राइब कर रहा है कि कमर्शियल वैल्यू वाली चीज। हाँ, आप सही बोल रहे हो कि आपने यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया कि यार ये इसमें इसकी कमर्शियल वैल्यू की तो बात नहीं हुई, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ जी सर। नहीं, वो ठीक है आपकी, आई कैन अंडरस्टैंड योर इशू, आपका बात सही है, लेकिन वो कल्चरल इकोनॉमिक्स से हमें लेना चाहिए था। ठीक है ना? गॉट इट सर। चलिए, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन। द राइज ऑफ होमो सेपियंस फंडामेंटली ऑल्टर्ड, ये इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि राइज ऑफ होमो सेपियंस जो था, इसने प्लैनेटरी इकोसिस्टम को ऑल्टर कर दिया, लेकिन हमने क्या किया, हमने आके बहुत बड़ा पोर्शन एक अर्थ का जो है फौना फ्लोरा, इसको खत्म कर दिया। तो इसने फूड चेन हमने ओवरटर्न कर दी और एक सेपरेट चेन ऑफ इवेंट कर दी। तो वी आर एक्चुअली अ मास एक्सटिंक्शन इवेंट। जैसे हम मास एक्सटिंक्शन इवेंट को बोलते हैं ना कि एक एस्टेरॉइड स्ट्रक द अर्थ, डायनासोर्स सारे के सारे गायब हो गए थे अर्थ से 65 मिलियन ईयर्स अगो। दोज आर मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स। तो ऐसी मास एक्सटिंक्शन इवेंट बहुत सारी आई हैं दुनिया में। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो राइज है, उसी को भी ऑथर कह रहा है कि ये एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारी जो वेराइटीज, स्पीशीज, फ्लोरा, फौना, ये गायब हो गई। मास एक्सटिंक्शंस आर नो डाउट कैटास्ट्रोफिक, बट दे आर ओनली ट्रेजिक इन इफ नेचर इज व्यूड एज समथिंग परफेक्ट दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग। तो या तो क्या है कि नेचर को हम परफेक्ट समझें तो बोल सकते हैं ट्रेजिक है, रादर देन एज अ स्टेट ऑफ फ्लक्स इन विच वी आर पार्टिसिपेटिंग। तो अगर उसको हम समझते हैं कि वो एक स्टेट ऑफ फ्लक्स है, कि ये तो एक नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स है कि इसमें चीजें आएंगी जाएंगी, सब कुछ होगा, तो फिर मास एक्सटिंक्शन इवेंट जो है वो तो हमें इतनी ट्रेजिक नहीं समझनी चाहिए। तो मतलब ह्यूमन बीइंग्स का राइज जो है ये एक ट्रेजिक इवेंट है, लेकिन इसको एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट है, लेकिन इसको ट्रेजिक नहीं समझना चाहिए, ये बोल रहा है। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव ट्रिगर्ड कैटास्ट्रोफीज दैट हैव लेड टू मास एक्सटिंक्शन ऑन प्लैनेट। हमने थोड़ी कोई ट्रिगर करी कैटास्ट्रोफीज, ये कहां से आ गया इसके दिमाग में?
Human beings have reversed the planetary food chain leading to mass extinction. They cannot be overturned. But this is not the main point here. This is fine. गलत नहीं है ये गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं बोल रहा है. In the context of planetary history, human beings are an event of mass extinction. Fine, but such extinctions are not tragic given the dynamic state of nature. Yes, वही ना state of flux, dynamic, वही तो बोल रहा है. In a large planetary context, human beings have overturned the food chain, triggering a series of catastrophic events. ये catastrophic events human beings ने कौन सी trigger कर दिया यार? ऐसा तो कुछ नहीं बोला, separate chain of event बोल रहा है. A में भी catastrophic event बता दिया, Ames में भी बता दिया, तो ये they have given you enough clues to eliminate them. C is the correct answer. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. ज़्यादा मुश्किल नहीं था. ये इजी क्वेश्चन था. ओके, पैराजंबल के अंदर मुझे एक क्वेश्चन इजी मतलब इजी टू मॉडरेट आई वुड से. ओके, आई वुड नॉट से वेरी इजी. तो इंक्रीज यूज ऑफ हाइड्रो पावर इज करंटली ड्राइविंग द ग्रेटेस्ट सर्ज इन ग्लोबल डैम कंस्ट्रक्शन. सबसे ज्यादा डैम कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे यहाँ अब हो रहा है क्योंकि हाइड्रो पावर इंक्रीज हो रही है. ठीक है. इंक्रीज न्यूट्रिएंट डैम्स. सो डैम्स इंपीड फ्लो ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग दिस अलोंग. तो डैम्स बन रहे हैं और डैम्स के कारण क्या नुकसान हो रहा है वो 3 में बता दिया. ठीक है. एनहांस न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन. न्यूट्रिएंट की बात हो रही है अब 2 में भी, राइट? Yes, sir. तो उसको कनेक्ट कर दो उससे और फिर एंड में रिजर्वॉयर्स कैन आल्सो बिकम हॉटस्पॉट्स फॉर. दिस इज अ डिफरेंट आइडिया. ठीक है. पोटेंशियली इंपैक्टिंग ग्रीन, हाउ ग्रीन दिस 1 3 2 4. सर रिजर्वॉयर्स भी कनेक्टेड है, मतलब 2 में दे रखा है. हाँ, 2 में रिजर्वॉयर्स का भी नाम मेंशन कर रखा था. 2 में रिजर्वॉयर्स का भी. करेक्ट. तो ये क्वेश्चन मतलब मॉडरेट था उससे. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर इसमें 3241 क्यों? हाँ जी. 3241 क्यों नहीं हो सकता सर? भाई देखो, विच इज अ मेजर बिगर ब्रॉडर आइडिया हियर. कंस्ट्रक्शन और द ग्रेटेस्ट सर्ज इन ग्लोबल डैम कंस्ट्रक्शन और डैम्स इंपीड द फ्लो. भाई पहले तो आप ये बोलोगे ना कि increased use of hydropower is currently driving the greatest surge since the mid-century, 20th century, meaning that most major rivers on earth are now dammed. So now you have defined what exactly you call a dam, how much it is surged, what is really happening, why it is being done so. This is a broader theme. Then you will come to that what are the negative aspects of these dams. देखो dams जो हैं, dams are some things which have got their advantages as well as disadvantages. In straight from third option, you started giving the disadvantages, right? They impede the flow, blah blah blah. तो आप पहले तो ग्लोबल डैम की बात करोगे ना कि भाई डैम का इतना सारा बढ़ गया, फिर नेगेटिव पे आओगे. नेगेटिव से थोड़ी स्टार्ट कर दोगे आप, इसलिए इसमें 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते. ये देखो इसका इजी क्वेश्चन. ठीक है. आई वुड नॉट दिस यू शुड हैव पिक्ड इट अप. ठीक है. ये आपको इजीली पिकअप करना चाहिए क्योंकि बोल रहा है एंड देन देयर आर डेथ्स प्लूरल ऑफ द टाइटल कैरेक्टर. पिनोशियो डाइज इन आवर फिल्म 2 or 3 or 4 times. तो ये तो बहुत क्लियरली यार 3 से कनेक्टेड है. मतलब इसमें तो इधर उधर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है. एंड देन देयर आर डेथ्स. एंड देन देखो 2 major Pinocchio films premiered this year. It isn't too difficult to tell them apart. Cannot come in one at all, right? And then there are deaths. किस चीज की deaths? One of them is Robert Zemeckis' life. अभी तो ये कह रहा है कि 2 पिक्चर आई हैं, उनमें से one of them is Robert Zemeckis and second is this. देखो इसमें 2 में भी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपका पहले स्टेटमेंट आप कह रहे हो कि 2 पिक्चर आई हैं. पहली कौन सी है? रॉबर्ट जेमेकिस की, जिसमें टॉम हैंक्स है. और दूसरी कौन सी है? गिलेर्मो डेल टोरो. कैसे सेकंड में आ सकता है यार कि एंड देयर आर डेथ्स? दिस इज टोटली रॉन्ग. तो अदर डायरेक्टेड बाय दिस हैज दिस फ्लैश एंड ब्लड किल इन वर्ल्ड वॉर 2, द कैरिंग अ वुडन बॉय, ब्ला ब्ला, मुसोलिनी फासिस्ट. एंड देन देयर आर डेथ्स, क्लोजर ऑफ टाइटल कैरेक्टर, पिनोकियो डाइज दिस, डेल टोरो टेल्स दिस. तो ये जो अदर है इसका डिस्क्रिप्शन चले जा रहा है. ठीक है. तो इसमें अब आपके पास में ऑप्शन सिर्फ 3 और 4 ही बना था और 4 में आने का कोई मतलब ही नहीं. एंड देन देयर आर डेथ्स, राइट? तो इसलिए टाइटल कैरेक्टर, देखो टाइटल कैरेक्टर पिनोकियो, वो क्लियरली लिंक, इसलिए थर्ड वाज द राइट आंसर. हाउ कैन वी डिस्कार्ड 4? व्हाई डू वी इवन नीड टू कंसीडर 4? टेल मी, बताइए. चलिए आपने 4 क्यों किया आपने? डेथ की जब ऑलरेडी बात हो चुकी है, हैज अ डायलॉग विद डेथ, डेथ टीचेस हिम द ओनली वे यू कैन रियली हैव अ ह्यूमन एग्जिस्ट बाय डेथ एंड ऑफ इट. तो फिर इसका, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है बताओ. Sir, I thought that like the
ruling over Italy sentence and Pinocchio are related, and हाँ क्या चीज this can't come in between them. I thought they are related. I mean, third में कुछ नहीं insert होना चाहिए. थर्ड में कोई भी sentence insert नहीं होना चाहिए. क्यों? देखो जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया, फिर उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया कि ये कैसे हुआ है, तो एंड देन देयर आर डेथ्स प्लूरल ऑफ द टाइटल कैरेक्टर. दैट मींस इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आया कि उस पिक्चर में टाइटल कैरेक्टर कौन है? पिनोकियो है. उसकी मल्टीपल डेथ्स हुई है, कई बार उसकी डेथ हुई, तो आपने एग्जैक्टली यहाँ पे उसने एग्जाम्पलीफाई कर दिया उसको. तो इसमें क्यों नहीं आपने कनेक्ट किया? सर मुझे ये सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आया था. आई थॉट मल्टीपल पीपल आर डाइंग. कहाँ पे? ये ऊपर वाले का है, मेन का? हाँ. क्यों नहीं? अरे यार देखो यार, ये तो आप देखो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड. एंड देन देयर आर डेथ्स प्लूरल ऑफ द टाइटल कैरेक्टर. तो हाउ कैन यू से दैट मल्टीपल पीपल आर डाइंग? और यहाँ पे टू मेजर पिनोकियो फिल्म्स, इज द टाइटल. वन ऑफ देम इज रॉबर्ट ज़ेमेकिस एंड सेकंड इज दिस रीमेक ऑफ द 1940 वॉल्ट डिज्नी कार्टून. तो ये पहले भी कभी आई होगी पिक्चर, उसका रीमेक है ना? तो ये दिस इज द इजी मिस आई वुड से. ओके, so this you should kick yourself for getting this wrong. All right, ये थोड़ा इससे टैड डिफिकल्ट था, एग्रीड, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था ये. तो अब यहाँ पे क्या बातें हो रही है? बाइफरकेट इजी एवरी क्वेश्चन. देखो यार, एवरी क्वेश्चन बाइफरकेट में कर तो रहा हूँ आपको सामने, ठीक है? अभी फिर से कर देता हूँ, लो फिर से कर देता हूँ. मैं अब उस पर नहीं जा रहा, ठीक है? पैसेजेस पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? दैट यू फिगर आउट ऑन योर ओन. So I had said that this was a difficult question. ठीक है? This was also difficult question. This also was difficult. This one was easy question. Increased use of hydropower. This is a moderate question. This was easy question, no doubt. Easy question. This was moderate question. ठीक है? I would not call it difficult. अभी लास्ट पे आता हूँ. So हाँ. सर बस पिछले वाले क्वेश्चन में चीज पूछनी थी. हाँ. ये जो डेथ्स हो रही है, ये सेकंड वाली फिल्म के उसमें बताया ना कि सेकंड वाली फिल्म का एक्सटेंशन है. हाँ. ये गुलिर्मो डेल टोरो की पिक्चर में हो रही है भैया. देखो आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए, गुलिर्मो डेल टोरो बहुत बड़ा एक डायरेक्टर है, ठीक है? इसकी बहुत सारी पिक्चरों को ऑस्कर मिल चुके हैं. यू कैन डू सम रिसर्च ऑन दैट. ओके, मल्टीपल मूवीज इन द रिसेंट पास्ट ऑफ गुलिर्मो डेल टोरो हैव वन ऑस्कर्स. ये वाली रॉबर्ट ज़ेमेकिस इज आल्सो वेरी वेरी फेमस डायरेक्टर, ठीक है? टॉम हैंक्स का नाम तो सुना ही होगा आपने. यस सर. और ये जो है, ये डेल टोरो बोल रहा है ना, पिनोकियो डाइज इन अ फिल्म 3 or 4 times. तो डेल टोरो टेल्स कल्चर. तो ये इसी पिक्चर की बात कर रहा है. In a world without human caused climate change, we would expect to see records set fairly randomly following the whims of our planet's natural variation. Global warming has effectively lowered the dice to record heat outpacing record cold. Cannot come in one, because further on this page there is nothing introduced which can talk about this page. And plus this imbalance is ki record heat outpacing record cold. It is starkly evident in the famous warming stripes graphics created by climate scientist Ed Hawkins of this. These graphics, अब क्या हुआ है देखो कि कुछ graphics बन गए हैं, और उन graphics में every year temperature shade of red और वगैरह दिखाया जाता है. अब आप देखो इस सेंटेंस का जो है ना रेलेवेंस यहाँ पे है कि द वर्जन ऑन दिस पेज मीन्स ये जो ग्राफिक्स वाला पेज है, इट शोज समर टेम्परेचर्स गोइंग बैक टू द मिड 19th century फॉर द लैंड एरिया दिस एंड रिलेटिव टू दिस, ऑल्दो देयर इज एन ऑड पिंक और दिस स्कैटर्ड, दिस जम्प्स आउट. तो मतलब ऑलरेडी उसने डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया है इस पेज के ऊपर कि उसमें ऑड पिंक और ऑरेंज होता है. इवन 1988 which was at the time far and hottest was this. Similarly the 90s were supplanted by this. तो इस चीज की जगह और कहीं पे हो नहीं सकती है, इसलिए सेकंड में ही आएगा. ठीक है? इसमें बेसिकली क्या है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये ग्राफिक्स क्रिएट किए गए हैं और उस पेज के ऊपर समर टेम्परेचर दिखाए गए हैं पुराने गोइंग बैक टू मिड डेज, और उससे कंपैरिजन में अब जो हो रहा है रिसेंट डेकेड्स में वो डिस्क्राइब किया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है? तो उसमें 88 में क्या हुआ, 98 में क्या हुआ, 1900 में क्या हुआ, ये सब चीजें. ठीक है? 2010 में क्या हुआ, फिर 2020 विल फॉलो सूट. सो इट डजंट मेक सेंस एट एनी प्लेस एक्सेप्ट दिस. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. सर उसमें जो स्कैटर्ड थ्रू आउट द रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड जो है वो वर्जन ऑफ पेज के लिए ही बोल रहा है. हाँ जी, किसमें? जो स्कैटर्ड थ्रू आउट द रिकॉर्ड गिवन है हाँ 2 हाँ के, वो वर्जन ऑफ पेज ही है. हाँ.
ओके करेक्ट करेक्ट। ओके, इसमें माई सिंगल कैवियट एंड देन देयर इज लवली फ्लरिश से स्टार्ट नहीं हो सकता। माई सिंगल कैवियट, दिस इज क्लियरली एन अटेम्प्ट नहीं हो सकता। रादर देन ए ट्रेडिशनल यूज नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करेंगे 2 से। So my single caveat about the books in trilogy is that Hilary Mantel's sentences in which vocabulary and shape mainly feel exactly calculated hold one small syntactical irritation. तो ये कह रहा है कि भाई ये हिलारी मेंटल कोई राइटर होगी, उसके इसमें वोकैबुलरी और शेप जो आता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेटेड होता है, लेकिन एक छोटा सा उसमें एक डिविएशन है, एक इरिटेशन है। तो हमें वो इरिटेशन और डिविएशन ढूंढना है। तो वो कहाँ पे मिल जाएगा? वो क्लियरली हमें 4th में मिल जाएगा। Okay, rather than the traditional use of he or the protagonist's name in male viewpoint fiction, the trilogy has favored what will doubtless become known as Mantel's sub-referent clause, he Cromwell. मतलब जैसे वो जो अपना नैरेटिव बता रही है, जो भी लिख रही है सेंटेंसेस, तो उसमें जनरली हम बोलेंगे ना कि he went there, okay, he was eating his food, he was talking, उसकी जगह वो लिख देती थी he Cromwell was doing this, he Cromwell was doing that. तो ये एक जो है इज अ syntactical irritation is what the author calls. This is clearly an attempt. Now this, okay, this. अच्छा, अब जैसे इसमें कोई सोच सकता है कि 2 के बाद 4 के बाद 1 पे जाएं कि 3 पे जाएं, right? And then there is a lovely flourish in one of the books where the inner voice smugly promotes itself to he Lord Cromwell. तो अब देखो इसमें ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, ये फिक्शन है, ठीक है, और इसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक उसकी कोई वॉइस आ गई है, स्मगली प्रमोट्स हिमसेल्फ ही लॉर्ड क्रॉमवेल। तो ये एक अलग वो हो गया, ठीक है, इसमें ही क्रॉमवेल से वो ही लॉर्ड क्रॉमवेल बन गया। तो दिस इज क्लियरली एन अटेम्प्ट टू शो दैट शी इज बिहाइंड हिम लाइक अ कैमरा रादर देन ओमनीसिएंटली नरेटिंग हिज थॉट। तो 1 पे जा सकते थे, लेकिन ये दिस क्लियरली इज एन अटेम्प्ट रेफर्स टू व्हाट इज गिवन इन 4. So this is an attempt to show that she is behind him like a camera rather than omnisciently narrating his thoughts. And then there is a lovely flourish in one of the books where the inner voice smugly promotes this. So 2, 4, 3, 1 becomes it. इसको भी मैं moderate to difficulty बोलूँगा, ठीक है, moderate to difficult, moderate बोल दो चलो। तो easy इसमें 1-2 ही थे, एक ही था इनफैक्ट, 2 ही थे easy, ठीक है। तो this turned out to be little more challenging ये part. चलिए, तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। बोलिए सर। एक बार 24th वाले में वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दो कि 1 क्यों नहीं आ सकते थे हम लोग? कहाँ पे? 2-4 के बाद 1 पे समझ नहीं आता। देखो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि rather than the traditional use of he or the protagonist's name, the trilogy has favored what will doubtless become known as he Cromwell. तो ये पूरी ट्रिलॉजी की बात कर रहे हैं। और and there is a lovely flourish when the, so this is clearly an attempt. Now this refers to not, see, this is a different thing, right? He Lord Cromwell is a different thought, he Cromwell is a different thought. तो अगर 4 के बाद में आपको 1 लगा के फिर 3 पे आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज एन अटेम्प्ट, विच वन इज एन अटेम्प्ट, जहां पे वो खुद इनर वॉइस स्मगली प्रमोट्स हिमसेल्फ टू दिस और दिस वन, या दीज आर क्लियरली अटेम्प्ट्स टू शो दैट। अगर ऐसा लिखा होता कि दीज आर क्लियरली अटेम्प्ट्स टू शो दैट, तो हम कह सकते थे कि हाँ, ये दोनों अटेम्प्ट को 4 और 1 को उसने मान के 3 में किया है। यू गेट द पॉइंट? बट दिस इज एन अटेम्प्ट, सो दैट मेक्स मोर सेंस आफ्टर 4, एंड देन वी गो टू से एडिशनली, एंड देन देयर इज अ लवली फ्लरिश हियर विद दिस, इसलिए। ओके सर। यस, प्रिंस को कोई डाउट है बोलो। सर इसमें वो फर्स्ट वाले में दिया हुआ है ही लॉर्ड क्रॉमवेल और 4th वाले में दिया हुआ है ही क्रॉमवेल। मेरे को लगा क्या जो वो अच्छा में लग रहा है तो वो पहले आएगा और ये लास्ट में आएगा। नहीं, देखो, ये तो एक फैलेसी हुई ना। आपने तो क्या किया कि एक रूल देखा, रूल नहीं मतलब एक गाइडलाइन देखी कि पूरा नाम पहले आता है फिर उसके बाद छोटा नाम आता है ना। यस वो यहाँ पे नहीं प्ले आउट करेगा ना। यहाँ तो बात अलग हो रही है, कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि ऑथर ने उसको इंट्रोड्यूस किया, पहले लॉर्ड क्रॉमवेल बनाया फिर क्रॉमवेल बनाया। वो लॉजिक आपका तब चल जाता है जब वो
पैसेज होता है कि लॉर्ड क्रॉमवेल कौन है, क्रॉमवेल के बारे में फिर और बातें बताई जा रही हैं, तो यहाँ पे तो नहीं चलेगा ना, यहाँ पे ये एक अलग आइडिया है, ठीक है। ओके ऑलराइट, सो दैट्स इट। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, व्यूज, थॉट्स, आइडियाज? अपनी गलतियां आई होप आपको रियलाइज हो गई होंगी, क्या आपने इससे लर्न किया, क्या ये सेशन बेनिफिशियल था, क्या आप कहना चाहेंगे, कोई फीडबैक? यस सागर। फिर एक छोटा सा डाउट था स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, जो मतलब नहीं? टेस्ट पर करते हैं क्या, कहाँ पे? सर, स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, मतलब जो हाँ, टेस्ट में स्ट्रैटेजी के रिलेटेड बोलो। तो सर बेसिकली जैसे मैं भी बीए पहले स्टार्ट करता हूँ और आई टेक अराउंड 12-13 मिनट जैसे आपने बोला था, एंड 15 मिनट्स तक आई डिसाइड द पैसेज का सीक्वेंस वगैरह, और तब तक स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जब 25 मिनट्स रिमेनिंग होते हैं। तो सर जैसे इसी मॉक का अगर हम ले कंसिडर करें, तो फिर जैसे मैंने पैसेजेस किए थे 1, 4 और 3, तो हर पैसेज में अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगना चाहिए था, मतलब 8 से अकॉर्डिंग 9, 8। अगर 3 कर रहे हो आप, अगर 3 हम्म पैसेज कर रहे हो, देन यू डोंट हैव द लग्जरी टू मूव बियॉन्ड 8, 8.5, 9 मैक्स, क्योंकि एक पैसेज आप 8 में कर लोगे, एक 9 में कर लोगे, तो आपको 2 8 में हो गए, एक 9 में हो गए, तो 25 मिनट में हो गए। ओके लेकिन जैसा मैंने कहा आपको कि अगर सेकंड करते करते आपको लगने लगे कि नहीं, लग रहा है कि वही टेढ़ी खीर है, ठीक है, तो फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा कंसोलिडेट करूंगा और आई रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मतलब ये जो है ना, आपको स्ट्रेटजी चेंज और बीच में होनी पड़ेगी, ठीक है। वेरी इजीली वी समटाइम्स गो ब्लाइंडली प्री डिसाइडिंग द स्ट्रेटजी कि 3 ही करने हैं, 2 ही करने हैं। इसको थोड़ा फ्लूइड रहने दो तो बेटर होता है। टेक इट एज इट कम्स, सी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इफ द पैसेजेस आर डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल। तो इसमें फिर अगर हम सोच के चलें कि 3 करने, 4 करने, तो फिर वो बैकफायर कर जाए। ओके सर, आंसर एवरेज टाइम क्या होना चाहिए, मतलब एक पैसेज रीड करने का, मतलब एवरेजली क्या होना देखो एवरेज मतलब मेरे हिसाब से 8 मिनट में पैसेज करना है, 4 मिनट में पड़ेगा 4 मिनट में आंसर करोगे। कई बार 4 की जगह 3 मिनट में भी पढ़ लोगे पैसेज, बट 8 मिनट को आप ऐसे कर सकते हो बैलेंस। देखो Okay, अगर आप अच्छे लेवल पे हो तो बोल रहा हूँ, मतलब सी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, आई एम नॉट, दिस इज नॉट अ सजेशन टू यू, डोंट ट्राई टू वाइंड इट अप इन 8 मिनट्स, ट्राई टू वाइंड इट अप इन 10 मिनट्स। हाँ जी, बोलिए शुभांगी। So what I'm noticing is that when we practice with you in the class on weekdays, तो जैसे हर एक VA का क्वेश्चन होता है वो हम 2 मिनट में करते हैं, RC 10 मिनट में करते हैं, पर जब हम मॉक देते हैं तो आइदर वो टाइम का बजटिंग ठीक नहीं हो रहा है, और क्वेश्चन सिलेक्शन पे भी मतलब कुछ क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है उस पे ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है। तो वुड इट मेक सेंस टू डू लाइक 20 मिनट्स का सेल्फ टाइम्ड एक्सरसाइज, जैसे 2 RC कर लिए या फिर 10 to 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बिकॉज तभी आई एम स्कोरिंग बेटर इन द क्लास, बिकॉज आपके साथ होता है कि टाइम इज वेरी डिवाइडेड वेरी judiciously, but that's not happening in the case of mocks. Correct. I fully appreciate and understand this concern, and that is what is happening with quite a lot of people, and therefore we will endeavor to do more sessions like these, wherein a fixed number of questions in a certain number of time are given, then you do those, then we discuss those, है ना? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। Yes, we'll definitely practice more like that. Yes, शुभम। सर मेरे को नहीं पता ये हर किसी के साथ होता है कि नहीं, पर मैंने अपने साथ बहुत बार नोटिस करा है। मैं जैसे कोई आरसी पढ़ा पहले, सॉल्व करने से पहले, तो आरसी तो समझ आ जाता है, पर फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता हूँ ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते मेरी आरसी की अंडरस्टैंडिंग बदलने लग जाती है। कैसे सर? अब जैसे कि कल वाला ही जो गूगल फॉर्म था, उसमें जो सेकंड आरसी था, वो मेरे को पढ़ते वक्त तो पूरा सही समझ आ गया था, और पर जब मैं क्वेश्चन उनको धीरे धीरे सॉल्व करने लगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बदलती गई। और इस मॉक में भी उसमें हुआ था मेरे साथ, जो शायद जो बायोलॉजिस्ट वाला था उसमें। तो सर इसका क्या करूं मैं? इसका फिर आप लिख लो ना, एक मेन आइडिया लिख लो छोटा सा फटाफट, या कुछ एक मेन आइडिया लिख लो कहीं पे। मतलब जनरली तो मेंटली करना चाहिए, वर्बली हमको मेक अ मेंटल समरी ऑफ इट, ओके, और यू कैन जस्ट पुट अ 1 सेंटेंस एज अ मेन आइडिया, उसमें अल्टीमेटली बोल कर रहा है। थोड़ा मैपिंग, थोड़ा सा नोट्स बना लो जब पढ़ रहे हो तो पैसेज को, थोड़ा थोड़ा एक 1 2 3 ऐसे, जैसे डिफरेंट पैराग्राफ में जैसे हमने करते थे क्लास में कि समरी बनानी है, तो पूरी समरी मत बनाओ, ठीक है, जस्ट मेंटेन, ओके, 1 and 2 पैरा दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, 3 and 4 दिस। सो यूजिंग राइटिंग, ओके, जनरली क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं क्वांट के या किसी और के एलआर के, तो हम पेन यूज करते हैं, लेकिन हम आरसी वगैरह में जनरली नहीं करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा करने की आदत डालो, अगर उससे कुछ हेल्प हो सकती है तो, है ना, बिकॉज है ना, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट अगर हो रहा है तो फिर प्लीज ट्राई दिस,
क्योंकि सर मैंने देखा है कब हो जाता है मेरे साथ कई बार, मतलब जैसे मैं 4-5 RC अटेम्प्ट करे मतलब ऑन एवरेज, तो उसमें से 1-2 में तो हो ही जाता है हाँ ये। तो फिर आप ये करो, फिर ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। ओके सर। ठीक है, चलिए। ओके, एनी अदर पॉइंट? चलो ठीक है, तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल एंड यू रियलाइज्ड वेयर ऑल यू वेंट रॉन्ग, एंड मे बी वी विल डू कोर्स करेक्शन क्लासेस में भी हम मोर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ exercise, not taking question by question. We'll try to take it in the form of a mini test or something, है ना? एक क्लास हाउ टू समराइज पैसेज, हाँ हाउ टू समराइज द पैसेज का कर लेंगे फिर से, बिल्कुल किया हुआ है हमने, फिर से कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे। यस शुभम बोलो। सर वो जो कल आपने गूगल फॉर्म दिया था उसके जो सेकंड RC है वो आप मतलब वीडियो बना के भेजोगे या क्लास में कराओगे? बता देता हूँ मैं आपको, आई फिगर इट आउट एंड लेट यू नो। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू कल कर सर। लेंगे उसको वाइंड अप जरूर। हाँ जी सर। ठीक है, चलो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू Thank you, and sir. have a good day ahead. Thank you, sir. Take care. Thank you, sir. Thank you.